हेलो एवरीवन दोस्तों, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं ना दोस्तों, वो है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसके अंदर चाहे वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो मेंस का हो, दोनों ही एग्जाम के लिए आप इस वीडियो के अंदर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, चाहे वो आपके मेंस के क्वेश्चन हो, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए, ठीक है, आप सब कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सब याद कर लोगे, सब रिकॉल कर लोगे इस लेक्चर को देखने के बाद दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना आपको, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके अंदर आप सब कुछ कंप्लीट करने वाले हो। मैं एक टॉपिक भी नहीं छोड़ने वाला सोशल रिफॉर्म्स के अंदर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ना पढ़ाऊँ। ठीक है, दैट मीन्स कि आप सब कवर कर लोगे इसी लेक्चर के अंदर और मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। प्लस दोस्तों, प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं और वो तो पता ही है आपको कि आपके पास है वो, तो आपको खुद ही लगाना है वो। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो खुद ही प्रैक्टिस करा करो। प्लस मैं आपको मेंस के क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ ताकि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओ। ठीक है, जब अभी आप लेक्चर देख लो ना, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इन क्वेश्चन के जो आंसर है ना, खुद ही अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर ही ना ये डिस्कस करो, फिर आप इसे अपने पेज पे उतारो। ठीक है, और मैं टॉपिक के अंदर जो पढ़ाने वाला हूँ ना, इससे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपके मेंस के लिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा दूंगा ना अभी आपको, इसको इससे आप कंटेंट को यूज करके आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, आराम से आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, आराम से बोल रहा हूँ, इजीली। और देखो दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, देखो हमारी और भी सीरीज चल रही हैं, जैसे पॉलिटी की सीरीज है, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट करा दी है विद इजी ट्रिक्स विद क्लैरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसकी सीरीज की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट ही बनी पड़ी है, आप प्लेलिस्ट भी चैप्टर वाइज इसे वॉच कर सकते हो। बाकी मैंने इसको टू वीडियोस के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा रखी है और 10 आवर्स की वीडियोस है, मतलब 20 आवर्स के अंदर आप पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो, एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हो और ऐसे ही सीरीज जो है ना आपकी प्लेलिस्ट में चलती रहेगी ये। और देखो दोस्तों, जब ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट होगी ना, मैं इन सारी वीडियोस को कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन करने के बाद ये भी वीडियो आपको चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आप जो है ना इजिली पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिकॉल कर पाओ एक ही दो वीडियो के अंदर ही। ठीक है, और इसे याद कर पाओ। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, पूरी टाइमलाइन के साथ कवर कर रहा हूँ और एक चीज समझा रहा हूँ, जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना भाई, इसको फॉलो करो, बस आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगी और याद भी हो जाएगी। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को जानने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये रिफॉर्म्स हम क्यों ला रहे थे। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही क्यों आए, क्या रीजन है भाई ऐसा। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया इंडियन रेनेसांस हुआ। ठीक है, अभी रेनेसांस क्या होता है दोस्तों, पुनर्जागरण होता है, हिंदी में तो आपको इसका मतलब पता ही होता है। ठीक है, बट दोस्तों इसको हम ये बोल सकते हैं कि भैया इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई इंडिया के अंदर। ठीक है, वो भी हम बोल सकते हैं कॉलोनियल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती है कॉलोनियल इंडिया के अंदर। इसका मतलब यही होता है कि जो इंटेलेक्चुअल है ना, मतलब हमारे जो माइंड है, हमारा जो माइंड है ना, वो विकसित होने लगता है, विकास करने लगता है। ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है। ठीक है, वो चारों डायमेंशन में सोचने लगता है। ठीक है, तो कल्चरल, सोशल, रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है इमर्ज होते हैं हमारे 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी अर्ली में बोल सकते हो आप। ठीक है, इंडिया के अंदर इट वाज रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एमिंग टू रिवाइव इंडियन ट्रेडिशन व्हाइल अडॉप्टिंग मॉडर्न आइडियाज। बिल्कुल बात सही है भाई, कि मॉडर्न आइडियाज आए हमारे पास। ठीक है, हमने थोड़ा उसके बारे में सोचा कि भैया ये ब्रिटिश, ये ब्रिटेन या ये गोरे लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, इनके क्या कल्चर नॉर्म्स हैं, ठीक है, इनके रिलीजियस नॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में हमने जाना। फिर देखा भैया हमारे रिलीजियस के अंदर क्या खामियां हैं ऐसी, ठीक है, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इसके बारे में जाना। तभी तो अवेकनिंग आई ना हमारे अंदर। ठीक है, तो कोशिश क्या है इंडियन रेनेसांस का, तो ब्रिटिश रूल है सबसे पहले, तो ये जान लो दोस्तों। देखो, बाहरी लोग हमारे पास रूल कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमसे ज़्यादा डोमिनेंट है किन मामलों में। तो देखो उनके पास एजुकेशन लेवल एक साइंटिफिक आने लगा है। ठीक है, उनके पास साइंटिफिक एजुकेशन है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन है। और पता है वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक था, ठीक है, इंडियन एजुकेशन भी साइंटिफिक था, लेकिन उस तरीके से डेवलप नहीं था जिस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन था उस टाइम पे।
ठीक है, तो आप बोल सकते हो साइंस का डेवलपमेंट, वेस्टर्न एजुकेशन, रेशनल थॉट। ठीक है, रेशनल थॉट मतलब कि भाई देखो कोई भी चीज़ है कि भैया हम बोल रहे हैं कि सन जो है ईस्ट से निकलता है, ठीक है, ईस्ट से राइज होता है, तो उसके पीछे रेशनल थॉट होनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना उसका रीजन कि क्यों निकलता है ईस्ट से ही, तो इसी को कहते हैं रेशनल थॉट। तो सोशल एवेल्स लाइक सती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज को क्या क्या बोला गया कि भैया इनके अंदर रिफॉर्म चाहिए हमें। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फालतू का ही हो रहा है, उसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, सती, भाई क्या है सती, ठीक है, सती क्यों हो रहा है, क्या सिर्फ मैन के पास राइट होता है क्या, वुमेन्स के पास कोई राइट ही नहीं है कि उसका आदमी मर जाए और वो अपने आप को अपने आदमी के साथ ही आग जला मतलब चिता के अंदर ही आग जला के खुद को मार ले। ये इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है क्या, कोई रीजन था क्या, नहीं, बस क्या था, रिलीजन के नाम पे सती प्रैक्टिस हो रही थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो रहा था रिलीजन के नाम पे ही, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता रिलीजन के नाम पे ही, तो इनको रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो भाई जब ब्रिटिश रूल आया तो हमने जाना कि ये चीज़ें तो हमारे रिलीजन के अंदर गलत चल रही हैं, तो इन्फ्लुएंस आया यूरोपियन रेनेसेंस का। ठीक है, थिंकर्स लाइक वोल्टेयर, रोजयू और जॉन स्टुअर्ट मिल का। एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में हम जानने लगे भैया डेमोक्रेसी भी होती है कुछ। ठीक है, राजा राजतंत्र वाला गया जमाना। ठीक है, डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, नेशनलिज्म राष्ट्रीयवाद होना चाहिए, एक ही राष्ट्र के हम, ये हमारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स, हमने ह्यूमंस की वैल्यूज, ह्यूमन के जो राइट्स हैं उनको हम वैल्यू देने लगे। ठीक है, ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करें, ठीक है, सती करें, चाइल्ड मैरिज हो ऐसे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और देखो यहाँ पर मैंने आपको बैंक से क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप इसके ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जितने भी इल्स थे ना वो सब रिलीजन के नाम पे ही हो रहा था। ठीक है, गार्ब ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब सती हो रही थी इंडिया के अंदर प्रैक्टिस, तो क्यों हो रही है नहीं पता। ठीक है, नाम किसका आ रहा है, तो भैया रिलीजन है। ठीक है, क्यों हो रहा है सती प्रैक्टिस, तो रिलीजन है। अच्छा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, तो रिलीजन है। अच्छा, चाइल्ड मैरिज क्यों हो रहा है, तो भैया रिलीजन है इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी इल्स थे ना, जितने भी इल्स प्रैक्टिस हो रहे थे सब रिलीजन के नाम पे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता कि भाई सती प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, नहीं पता जी, तो हो क्यों रहा है, तो रिलीजन है। ठीक है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, रिलीजन है भाई। अब देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना आपको शहरों के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, गांव के अंदर तो बहुत मिलेगी आपको देखने के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी हो रहा है। ठीक है, और अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको, आसपास में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो क्यों रहा है। ठीक है, नहीं पता किसी को भी, बस रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन के नाम पे हो रहा है। सती, खैर अब तो बैंड है बिल्कुल ही, लेकिन सती उस टाइम पे, ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे प्रैक्टिस हो रही थी, क्यों हो रही है, रिलीजन है। ठीक है, अब हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, भैया 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में बच्चे को होश नहीं है कि भैया हमारी शादी किससे हो रही है, कौन है सामने वाला व्यक्ति, एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, शादी क्या चीज होती है ये नहीं पता। ठीक है, आगे की लाइफ के जीने ये नहीं पता। ठीक है, अभी क्या खाएंगे कल क्या खाएंगे ये नहीं पता, भैया चाइल्ड मैरिज करा दो। ठीक है, चाइल्ड मैरिज करा दो, बंदे को होश नहीं। ठीक है, बंदे को अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता। ठीक है, मतलब पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता, लेकिन क्यों हो रहा है चाइल्ड मैरिज, क्यों, तो भाई रिलीजन है। ठीक है, सब कुछ रिलीजन के नाम पे हो रहा है। तब क्या होता है, तब यही होता है कि जब ब्रिटिश रूल आता है, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल आता है तो उनके कल्चर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उनके रिलीजन के बारे में देखते हैं, उनके ट्रेडिशन देखते हैं। ठीक है, यूरोपियंस और भी आते हैं ना, सिर्फ ब्रिटेन के थोड़ी ना आते हैं, तो और भी जो यूरोपियन पावर आती है उनके भी हम देखते हैं कि भैया यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अवेकनिंग होती है भैया, इससे क्या होती है, अवेकनिंग होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती है कि भाई हमारे कल्चर में ना कुछ तो खामियां हैं और इसके अंदर चाहिए हमें रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये अवेकनिंग हुई कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, तो हम तो रहते हैं भैया ईस्ट में, अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो हम ईस्ट की तरफ है। ठीक है, इंडिया लाई करता है ईस्ट में, तो वेस्टर्न एजुकेशन आने से, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का मिलने से अवेकनिंग होती है। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन आने से क्या हुआ, रेशनलिज्म हुआ, क्रिटिकल एटीट्यूड है हमारे अंदर, हम सोचने लगे, हम जानने लगे कि भैया ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आ गई हमारे पास, साइंटिफिक आउटलुक आने लगा। ठीक है, अब देखो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो साइंस का डेवलपमेंट जब होगा तो हम जानेंगे ना
कि भैया साइंस जो है हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दे रहा है। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होने से ना बहुत सारे काम हमारे आसानी से हो पा रहे हैं, और इसके पीछे मतलब साइंस है, कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मतलब आप बोलो, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि हम साइंटिफिक माइंड से सोचने लगे, ठीक है, सब चीज के बारे में। अब देखो, फेथ एक होता है ना, फेथ बिलीफ। हम बोलते हैं कि भैया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि भैया हम तो रिलीजन के ऊपर हमारा भरोसा है, जो रिलीजन में बोला जा रहा है वो हम करेंगे, तो हमारा फेथ है। लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। तो ये लॉजिक लॉजिक जो है ना, अब लोगों को पूछने लगे कि भैया ऐसा क्यों? ठीक है, तो लॉजिक आने लगी, एम्पेरिकल एविडेंस की बात करने लगी कि भाई दिखाओ ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ लिखा हुआ है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, हमें शो करो। अब जितने भी सुपर नेचुरल थे ना, इससे ऊपर बढ़कर हमने ह्यूमैनिज्म को वैल्यू देने लगे कि भैया हम बोलने लगे कि भगवान की सेवा करनी है ना आपको, ठीक है, भगवान की पूजा करनी है ना आपको, ऊपर वाले की पूजा करनी है ना, अल्लाह की पूजा करनी है ना, तो ह्यूमैनिज्म को पूजो। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू को वैल्यू दो, तब जाके आप जो है ना गॉड की, भगवान की पूजा कर पाओगे, उनकी सेवा कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप ह्यूमैनिटी को पूजोगे ना, ह्यूमैनिटी को वैल्यू दोगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करोगे ना, तो आपने भगवान के लिए काम कर लिया। ठीक है, तो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की बात होने लगी। ठीक है, अब इसमें एक काम और होता है, जो ओरिएंटलिज्म होते हैं ना। अब ये ओरिएंटलिज्म कौन होते हैं? देखो, ओरिएंटलिज्म को याद रखने का तरीका यही है, ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, कि भैया इंडिया की जो पास्ट ग्लोरी है ना, इसको बात कर रहे हैं कि भैया इसको, ये व्हाइट्स मैन मर्डर है किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, कि व्हाइट्स मैन मर्डर है अंग्रेजों का, कि इंडिया के पास्ट की जो ग्लोरी है ना, इसको दिखाएं लोगों को, बताएं लोगों को, है ना, इसको इसके बारे में दिखाएं कि भैया हमारे यहाँ का शो का रूलर था। ठीक है, उसका पूरे में इंडिया, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रूल था। ठीक है, उसी ग्लोरी के बारे में बताएं। ठीक है, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन थी हमारे यहाँ। ठीक है, वही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी अर्बन। तो उसके बारे में ओरिएंटलिज्म लोगों ने इंडिया के अंदर बताया, उसकी ग्लोरी के बारे में बताया, इंडिया के पास की ग्लोरी के बारे में बताया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्चुअलिज्म। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग था हमारा, ठीक है, उसको बताना। ठीक है, ओरिएंटलिज्म ये कहता है। अब देखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में दोस्तों आपको ये भी जानना है कि भैया जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स जो चलेंगे ना, इसके अंदर कुछ लोग तो होंगे रिफॉर्मिस्ट, कुछ होंगे स्टेटस क्विस्ट, और कुछ होंगे रिवाइवलिस्ट। अब इनके बीच में ना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए आपके मेंस के लिए। ठीक है, आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत काम का चीज है ये। तो रिफॉर्मिस्ट कौन होते हैं? ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, ये सिंथेसिस होते हैं दोनों के, ईस्ट और वेस्ट के, दोनों ही थॉट के, दोनों ही थॉट इनके अंदर माइंड में डेवलप होती है, ईस्ट की भी और वेस्ट की भी। ठीक है, तो ईस्टर्न एजुकेशन की और वेस्टर्न एजुकेशन की भी, दोनों की थिंकिंग होती है इनके पास। ठीक है, अब ये बात करते हैं रिफॉर्म की। ठीक है, अब रिफॉर्म की क्यों बात करते हैं? ये कहते हैं भैया ट्रेडिशन से ज्यादा ना मैं रीजन पे जाऊंगा। जो ट्रेडिशन चला आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, उसके पीछे रीजन बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस। और अगर रीजन नहीं पता आपको, तो मुझे रिफॉर्म की जरूरत है, खत्म कहानी। मुझे रिफॉर्म लाना है, ये चीज गलत है। ठीक है, ये मोरली गलत है, एथिकली गलत है, मुझे रिफॉर्म चाहिए, और इसको कहते हैं हम रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको कह सकते हैं हम लिबरल्स हैं ये, या फॉरवर्ड लुकिंग है। अब एक बात बताओ, जब हम मैं बात कर रहा हूँ रिफॉर्मिस्ट हैं, तो इनका कोई ग्रुप होगा ना, तो ऐसे ही जैसे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इनका ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज के बारे में जानते होंगे, मॉडर्न में पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में हम। ठीक है, डोंट वरी। तो ब्रह्मो समाज बोल सकते हो, ये रिफॉर्मिस्ट थे। अलीगढ़ मूवमेंट, ये रिफॉर्मिस्ट थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिवाइवलिस्ट के बारे में। ये रिवाइवलिस्ट कौन थे? तो देखो, नाम से पता चल रहा है रिवाइवल करना। रिवाइवल मतलब ये मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन को, कह रहे हैं भैया वेस्टर्न एजुकेशन से हमें मतलब नहीं है, ये हमारे में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भैया नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन हमें तो नहीं चाहिए, हमारा ट्रेडिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन से, हमें रीजन से मतलब नहीं है। ट्रेडिशन बना होगा ना, तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, ऐसे थोड़ी ना बनेंगे ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन को वैल्यू ज़्यादा करते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू रीजन। ठीक है, और ये एक बात और बोलते हैं, ये कहते हैं भैया हमारे को पास्ट को ना प्रिजर्व रखना है, हमें पास्ट को ना प्रिजर्व रखना है, रोमांटिसाइज करना है पास्ट को। ठीक है, मतलब पास्ट के बारे में हम बताएंगे कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, हम हमारे पास्ट की ग्लोरी बहुत बहुत बेहतरीन है, मतलब बहुत लोगों से हम आगे थे। ठीक है, इसके बारे में करेंगे, प्रिजर्व करेंगे पास्ट के बारे में। और इनको हम एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, रेडिकल्स। ठीक है, अब रेडिकल्स में आपको आर्य समाज देखने को मिलेगा।
वहाबी मूवमेंट मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो ये सब मिलेंगे कौन, रिवाइवलिस्ट। चलो अब ये स्टेटस क्विस्ट कौन होते हैं, ये कहते हैं प्रिजर्व द प्रेजेंट, ठीक है। ये थे प्रिजर्व द पास्ट रिवाइवलिस्ट, और ये है प्रिजर्व द प्रेजेंट, जो अभी है वैसे रहने दो, कुछ चेंज मत करो, ठीक है। तो ये रेसिस्ट करते हैं चेंज को, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई अगर रिफॉर्म लेकर आओगे ना तो हम मानेंगे ये इंटरफेरेंस कर रहे हो, आप हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस कर रहे हो, ठीक है, तो हमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये है स्टेटस क्विस्ट, ठीक है। आप इनके एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको, धर्मसभा, ठीक है, किसकी थी ये धर्मसभा, तो राजा राधाकांत देव, ठीक है। अब ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि धर्मसभा में किसने ऑर्गेनाइज करा था, तो राजा राधाकांत देव थे, ठीक है। इनको हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव दैट मीन्स कंजर्व करना, मतलब प्रेजेंट को कंजर्व रखना, कोई चेंज नहीं लाना चाहते ये, ठीक है। स्टेटस क्विस्ट है, इनको बहुत ही मिनिमम रिफॉर्म चाहिए, बहुत ही मिनिमम, ठीक है, और जब तक टाइम ना बोले, है ना। चलो तो अभी आपको समझ में आ गया होगा सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के अंदर कि भैया रिफॉर्मिस्ट कौन थे, स्टेटस क्विस्ट कौन थे और रिवाइवलिस्ट कौन थे। दोस्तों होप कि आपको मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है ना वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखो की लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसमें सबसे पहले नाम आपको ना जो सुनने को मिलता है उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ही ना ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 में, जो हिंदुइज्म रिलीजन के अंदर रिफॉर्म्स लिखाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने मतलब सती के लिए, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चलाते हैं, और इनके अंदर रिफॉर्म्स भी लाने के लिए ये मतलब ब्रह्मो समाज जो है रिफॉर्म्स भी लेकर आता है इनके अंदर, ठीक है। सती को बैन करवाता है, चाइल्ड मैरिज की जो एज है इसको इंक्रीज कराते हैं वो, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट के लिए फाइट लड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन का, कि वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया के अंदर। वुमेन्स राइट की बात करते हैं कि भाई वुमेन्स के भी राइट होते हैं, जितने मेंस के पास राइट है ना उतने वुमेन्स के पास भी राइट होने चाहिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जी तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रीलिम्स में अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन इनके ऊपर आ भी चुका है, राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है आपके थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है आपको। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज के बारे में कि इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी, इसको स्टेब्लिश करा। अब ये समाज मतलब इन्होंने बनाया, मतलब ब्रह्मो समाज का मतलब ये हुआ कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसके अंदर इन्हीं की तरह सोचने वाले इंटेलेक्चुअल पीपल्स को इन्होंने जोड़ा, जो चाहते थे कि सती बैंड हो इंडिया के अंदर, जो चाहते थे चाइल्ड मैरिज ना हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट लड़ी जाए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करी जाए, ऐसे लोगों को ये इस समाज के अंदर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मो समाज क्या था, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाता है ये, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ब्रह्मो समाज वाज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म was a social religious reform movement in the 19th century India 19th century India that aimed to modernize Hindu society, ठीक है। तो हिंदू सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भैया रिमूव करा जाए सुपर स्टेशन को, ठीक है। अभी सुपर स्टेशन क्या होते हैं, वही भैया फेथ बिलीव, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक ना हो उसके ऊपर, ठीक है, कोई रीजनेबल थिंकिंग ना हो, ठीक है, बस माना जाता है ये बिलीफ है, ठीक है, चला आ रही ट्रेडिशन है। प्रमोट करते हैं ये मोनोथिज्म को, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि ये प्रमोट करते हैं मोनोथिज्म को, ठीक है। इट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन एबोलिशिंग सोशल एविल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमने बात कर ली। लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन रेनेसेंस, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये मोनोथिज्म को बिलीव करते हैं। मोनोथिज्म मतलब कि भगवान एक ही है, ठीक है, मोनोथिज्म का मतलब ये है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाउंडिंग कौन करता है ब्रह्मो समाज की, मैंने बता दिया आपको कि राजा राम मोहन रॉय जी करते हैं, 1828 के अंदर करते हैं। कलकत्ता के अंदर ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, आज के टाइम से कोलकाता बोलते हैं। और मीनिंग क्या है ब्रह्मो का मतलब, ये बिलीवर हैं इन ब्राह्मण्स के अंदर, दैट इज द सुप्रीम गॉड के अंदर। ऐसा समाज का मतलब सोसाइटी ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्योरीफाई करना है हिंदुइज्म को, रिमूव करना है आइडल वर्शिप को। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको कि ये रिमूव करना चाहते थे आइडल वर्शिप को, कास्ट सिस्टम को, और सोशल एविल्स लाइक सती। क्या फिलोसफी है, क्या इनका कोर बिलीफ है, ठीक है, ब्रह्मो समाज वालों का, तो मोनोथिज्म, ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया ना, एक मतलब भगवान है तो एक ही है, ठीक है। तो ये बात करते हैं बिलीव इन वन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान हैं, ठीक है, सबका मालिक एक।
नो आइडल वर्शिप। भैया ये कहते हैं भैया आइडल वर्शिप क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, ये कहते हैं ये सुपरस्टिशन है, ठीक है, ये रिजेक्ट करते हैं कि आइडल वर्शिप होनी नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है, हमारे भारत में आइडल वर्शिप होनी चाहिए। भगवान की आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान मूर्ति के अंदर है, ये इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अपोज करते हैं आइडल वर्शिप की। अपोजिशन करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। भैया कहते हैं कि ये सोशल इक्वालिटी लानी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, यूनिटी लाने के लिए यूनिटी लाना चाहिए, ठीक है, ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो यूनिटी आएगी कैसे भाई, ठीक है। तुमने कास्ट कर दिया, सब कास्ट कर दिया अब तो, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप तगड़ा करके एकदम फुल टू फुल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। कोई SC ST कास्ट का है तो वो इसको पानी नहीं पी सकता, इस टेम्पल में एंट्री नहीं मार सकता, इस रोड से नहीं निकल सकता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भाई क्या कर रहा है, हमारे जो सोशल इक्वालिटी है उसको खत्म कर रहा है, यूनिटी को खत्म कर रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। प्रमोट करते हैं रैशनलिज्म को, कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग हो तब लोग वक्त जानेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेतुकी बातें हैं, ठीक है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशन हो, लोग पढ़े लिखे हों तो उनको अवेयरनेस होगी, ठीक है, कि कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसे नहीं कि भैया किसी ने बोल दिया कि तो एक कौवा कान ले गया तो वो देख रहे कौवे को कि हाँ भाई कान ले जा रहा है वो, ना कि वो अपना कान देख रहे हैं कि हाँ हमारे मेरे पास कान है या नहीं मेरा, ठीक है, वो देख रहे हैं कौवे के पीछे भागे दौड़े जा रहे हैं, ये नहीं सही कौवा कान ले गया। तो एक साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के पास होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए ताकि उनकी रैशनल थिंकिंग हो। इंटरफेथ हार्मनी हो, इंटरफेथ हार्मनी मतलब भाई रिलीजियस टॉलरेंस हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के अंदर भाई हार्मनी हो ना, एक दूसरे मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर साथ रह सकते हैं और रहते भी हैं, ठीक है, वो अपना कल्चर प्रमोट करें, हम अपना कल्चर प्रमोट करें और मिलकर एक साथ रहें, सोसाइटी के अंदर रहें, ठीक है, हार्मनी बनी रहे, टॉलरेंस हो एक दूसरे के प्रति, ठीक है, इससे यूनिटी आएगी, ठीक है, डिफरेंट फेथ में। तो सोशल रिफॉर्म कौन कौन से इंट्रोड्यूस करता है ब्रह्मो समाज, तो ये कहता है भैया एबोलिस्ट करो सती को, और ये चीज़ ये सफल भी हो जाते हैं, ठीक है। 1829 के अंदर सती जो है बैंड हो जाती है। सती वाज अ प्रैक्टिस वेयर विडोज वर फोर्स टू बर्न देमसेल्व्स ऑन देयर हस्बैंड फनरल पेयर, ठीक है, ये तो मैंने बताया था अभी आपको कि भैया जैसे ही जिनके पति मर जाते थे उनको भी मतलब उनकी वाइफ को मतलब जिसके पति मर गए उनको अपने पति की चिता पे, ठीक है, जलती हुई चिता के ऊपर खुद को जला लेना होता, मतलब अपनी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना था, ठीक है, ये थी सती प्रथा। तो इसको भैया राजा राम मोहन रॉय जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, उन्होंने इसके लिए पूरा कैंपेन चलाया उन्होंने, ठीक है। और ये मतलब कैंपेन चलाने के बाद जो उस टाइम पे विलियम बेंटिंग होता है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उससे मतलब ये लॉ भी बैन करवाए थे, मतलब बाय लॉ मतलब कि भैया लॉ के तहत मतलब लॉ आ जाएगा तो लोग वाग कुछ भी करें इस लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इस लॉ ने कह दिया कि भैया सती बैंड है तो बैंड है, अब जो सती को प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगी सजा, ठीक है। तो इन्होंने बाय लॉ क्या करवाया, सती को एबोलिश करवा दिया, बैन करवा दिया इंडिया के अंदर, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, वुमेन्स राइट एंड विडो रीमेरिज। भैया विडो रीमेरिज के ऊपर इन्होंने बोला कि भैया जिनके पति मर जाते हैं ना उनको ना मतलब दूसरी शादी करने का उनके पास राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया जैसे किसी आदमी की औरत मर जाती है तो भैया वो दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन औरत क्यों नहीं कर सकती भाई दूसरी शादी, औरत भी तो कर सके, ठीक है। क्या पता उसकी चाइल्ड मैरिज हुआ हो, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज होने के बाद क्या कहते हैं उसका पति मर गया, ठीक है, 1-2 साल के अंदर ही, और बोल रहे भैया तू तो अभी 14 साल की है, 13 साल की है, अब तेरा पति मर गया है, ठीक है, अब तू दूसरी शादी कर ही नहीं सकती, तेरे को पूरी जिंदगी अब क्या कहते हैं विडो बन के रहना हुआ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राइट है भाई। तो ये एडवोकेट करते हैं विडो रीमेरिज को, वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं, अपोज करते हैं चाइल्ड मैरिज को, एंड जो मिस ट्रीटमेंट हो रहा है विडोज के साथ उसके लिए अगेंस्ट बोलते हैं। अभी मिस ट्रीटमेंट क्या है, ये मिस ट्रीटमेंट बहुत सारी थी, आप पता है वो जो कुछ फिल्में देखोगे ना आप जो पुराने ज़मानों की है मतलब मॉडर्न क्या कहते हैं अंग्रेजों के टाइम की, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा आपको कि विडो के साथ कैसे बिहेव करते थे लोग बाग, ठीक है। अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रथा मैं ट्रेडिशन बता देता हूँ कि बोल देते कि भैया अगर कोई विडो है ना वो इसमें हाथ नहीं लगाए वरना अशुभ हो जाएगा, ठीक है, अशुभ हो जाएगा। अब पता नहीं किस बात का अशुभ होगा भाई, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है जो अशुभ होता रहेगा, चलो, है ना। तो ये स्प्रेड करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन की,
कि वेस्टर्न एजुकेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता, सती देखने को नहीं मिलती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर वहाँ चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिल रही। वहाँ पर रेशनल थिंक किया, इसलिए इसलिए ये चाह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर आए, प्रमोट करें हम उसको, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर हम गर्ल्स को इक्वल राइट दे रहे थे ना भाई, वो इक्वल राइट देते थे गर्ल्स को। वहाँ तो क्वीन थी, राजा, अगर वहाँ पर कोई राजा था तो क्वीन था, क्वीन सिस्टम था। हमारे यहाँ तो राजा आदमी होता है, ठीक है, वहाँ तो क्वीन थी। तो ये सपोर्ट करते हैं वुमेन्स एजुकेशन को, एस्टेब्लिश करते हैं स्कूल फॉर गर्ल्स, अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम को। कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है कास्ट सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। कैसे कह रहे हैं भैया, ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है ना, कि भैया जो ब्राह्मण्स कहेंगे उसको बिल्कुल मान लो, जो कह रहे हैं वो मान लो, चाहे वो अपने लालच के लिए कह रहे हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कह रहे हैं, ठीक है। और जो अनटचेबिलिटी हो रही है, अनटचेबल मतलब ये अनटचेबल बोल रहे थे ना SC ST को, क्यों बोल रहे हैं भाई अनटचेबल नहीं है, क्यों, क्या रीजन है? इनका बच्चा क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्या? ये ऑफिसर नहीं बन सकता क्या? है प्रोफेशन के हिसाब से काम थोड़ी ना देखोगे कि इसके पापा जो प्रोफेशन थे इनका बेटा भी वही प्रोफेशन करेगा। तो ऐसी अनटचेबिलिटी को खत्म करी जाए, एनकरेज करा जाए इंटरकास्ट मैरिजेस को एंड सोशल इक्वालिटी को, ठीक है। अब इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर ना भाई बोलने को बहुत कुछ है, ठीक है। आज के टाइम पे भी बहुत मतलब कास्ट के हिसाब से ही शादी होती है, ठीक है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे ना करे, भाई कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। कास्ट के हिसाब से शादी होती है कि मेरी कास्ट की है तो तभी शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब इंटरकास्ट में शादी हो भी जाती है ना तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। खाप पंचायत के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो सोशल इक्वालिटी आए, इसकी बात करते हैं कौन, ब्रह्मो समाज। ये रिफॉर्म चाहते थे पूरे हिंदुइज्म में की, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म थे हिंदुइज्म में, और क्या प्रमोट करते हैं सिंप्लीफाइड रेशनल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म को, एनकरेज करते हैं एथिकल लिविंग, चैरिटी एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। कहते हैं भैया तुम ह्यूमैनिटी की पूजा करोगे ना, ह्यूमैनिटी के सेवा करोगे, ह्यूमैनिटी की वैल्यूज करोगे, तो आपने भगवान की वैल्यू कर दी, ठीक है, भगवान की पूजा कर लिया आपने, ठीक है। तो आगे जाकर ब्रह्मो समाज करता है क्या है, देखो एक यंग बंगाल मूवमेंट चला था 1830s में, ठीक है, बंगाल के अंदर चला था, नाम से चल रहा है यंग बंगाल मूवमेंट। बस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि यंग बंगाल मूवमेंट से ना एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। अब ये एक रेडिकल मूवमेंट था जिस जो इन्फ्लुएंस हुआ था बाय ब्रह्मो समाज से, ध्यान रखना ये रेडिकल मूवमेंट था, ठीक है, और इन्फ्लुएंस तो ब्रह्मो समाज से ही हुआ था। और ये मूवमेंट जो है ना एडवोकेट कर रहा था फ्री थिंकिंग को, ठीक है, रैशनलिज्म को और सोशल रिफॉर्म्स को। ध्यान रखना यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, 1830s की बात है। और जो इससे फेमस व्यक्ति है ना, जो इसे मतलब इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा फेमस है, वो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। सेकंड दोस्तों देखो इवोल्यूशन क्या हुआ ब्रह्मो समाज का, देखो ये डिवाइड हो गए, ठीक है, 2 ग्रुप्स में ये डिवाइड हो गए 1866 के अंदर, ठीक है। ब्रह्मो समाज पहला बनता है आदि ब्रह्मो समाज, वही पुराना वाला ओल्ड ब्रह्मो समाज, इसको लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब ये देवेंद्रनाथ टैगोर किसके पिताजी हैं ये भी आप मुझे बताओगे। सेकंड बनता है जो हमारा न्यू होगा, वो है हमारा साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं न्यू ब्रह्मो समाज, जिसको फॉर्म करते हैं केशव चंद्र सेन। अभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी, इनका नाम आपको याद रखना है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं। थर्ड दोस्तों ये इन्फ्लुएंस करते हैं अदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी, ठीक है, जैसे कि आर्य समाज जो है ना इनसे ही इंस्पायर्ड हुआ था, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इनसे इंस्पायर्ड हुआ था, प्रार्थना समाज इनसे ही इंस्पायर्ड हुआ था। अब ये तीनों ही ना हम आगे डिस्कस करेंगे, आर्य समाज के बारे में, रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है। और देखो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर ये बहुत ही की रोल प्ले करके जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मो समाज वाले इन सोशल रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब देखो दोस्तों ये कुछ पर्सनालिटीज है ना ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड है, और इनके नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो राजा राम मोहन रॉय जी आपको ध्यान रखना है, फाउंडर थे ब्राह्मो समाज के, फाउंड करते हैं सती एंड सुपरस्टिशन के। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है एक्सपेंड करते हैं ब्रह्मो समाज को एंड फोकस करते हैं स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स के अंदर। और केशव चंद्र सेन जो नया बनाते हैं, ठीक है, जो न्यू ब्रह्मो समाज बनाते हैं, ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है केशव चंद्र सेन का। और ये मॉडर्नाइज करते हैं मूवमेंट को और प्रमोट करते हैं विडो रीमैरिज को, इसी को ध्यान रखना। और द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, ये जो क्या काम करते हैं, ये ब्रह्मो समाज के फाइनेंशियली, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करवा रहा है ब्रह्मो समाज का, तो द्वारकानाथ टैगोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखो ये कुछ पॉइंट जो हैं आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि भैया इम्पैक्ट क्या रहा
लिगेसी क्या रही ब्रह्मो समाज की, तो लेड करते फाउंडेशन होती थी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी बाय चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्सी, इंस्पायर्ड लेटर रिफॉर्मर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनको ये इंस्पायर करते हैं, महात्मा गांधी जी को इंस्पायर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। भी तो बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, इक्वालिटी की तो बात कर ही रहेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे खुद की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो राइट्स अंग्रेजों के पास है वो हमारे पास भी होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास रैशनल थिंकिंग आ गई है अब, तो सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की होनी चाहिए और इक्वालिटी भी होनी चाहिए हमारे बीच में। और देखो ये कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं भैया, मतलब इनकी सपोर्ट को ऐसा आता है, जैसे कि विडो रीमेरिज एक्ट 1856, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही एक्ट जो है ब्रह्मो समाज के इन्फ्लुएंस से ये बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रामकृष्ण मिशन, ठीक है। दोस्तों देखो रामकृष्ण मिशन में ना आपको 2-3 बातें बिल्कुल हमेशा याद रखनी है। देखो नाम से पता चल रहा है मिशन से, ये राम एंड कृष्णा, ठीक है, 2 भगवानों के नाम से मिलके ये मिशन बन रहा है, दैट मीन ये स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, तो स्पिरिचुअल तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब जब स्पिरिचुअल है तो एजुकेशन तो आनी चाहिए, तो बिल्कुल एजुकेशन भी होगा। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं भगवान की, तो हम इंसान की भी बात करेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन के ऊपर भी ये रिसर्च करेगा, पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन होगी इसके ऊपर भी, तो फिलैंथ्रोपिक भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज का क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल एंड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंस्पायर्ड हुआ था श्री रामकृष्णा से। अभी श्री रामकृष्ण कौन है, तो ये गुरु हैं, ठीक है, गुरु हैं, टीचर बोल सकते हो किसके, स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी को तो हर कोई जानता है, लेकिन इनके गुरु कौन थे, तो श्री रामकृष्ण थे, तो इन्होंने इन्हीं के नाम पे ही मिशन भी रख दिया, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। इंस्पायर तो श्री रामकृष्ण से ही हुए थे, ठीक है, और लेकिन फाउंड किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था, ये डेट आपको नियर बाई याद रखनी है, 1897, ठीक है, तो 1900 के आसपास किया था, ये ध्यान रखना बस 1897 में। और ये डेडिकेटेड था स्प्रेडिंग टू वेदांतिक फिलोसफी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस एंड प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भैया रामकृष्ण मिशन के अंदर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। जब इनकी आप विवेकानंद जी की आप स्पीच वो पढ़ोगे ना या फिर सुनोगे जिन्होंने यूएस में जाके दी थी, तो उसके अंदर उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज, इन सब की ही बात करी थी, वेदांतिक फिलोसफी की बात करी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये आपके एससी में भी काम आएगा दोस्तों, आपके एथिक्स के में भी काम आएगा, एथिक्स में भी आपके भैया ह्यूमन वैल्यूज होते हैं ना, तो वहां पर भी आपको ही कोड करने में काम आएगा, ठीक है। फाउंडिंग ऑफ द रामकृष्ण मिशन कैसे करा था, फाउंडर तो स्वामी विवेकानंद जी हो गए, स्टेब्लिश आपको बता दिया मैंने 1897 में। कहाँ था इसका हेडक्वार्टर, तो बेलूर मठ, कहाँ पर था ये, तो वेस्ट बंगाल इंडिया में, ठीक है। इनका मोटो क्या था, तो इनका मोटो आप ये तो आप पढ़ लेना हिंदी में जो भी है ये, बाकी हम इंग्लिश में बात करते हैं। ये था फॉर वंस आउन लिबरेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब अपनी लिबरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन लिबरेशन की बात कर रहे हैं कि भैया तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, ठीक है, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी, एंड वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम वेलफेयर कैसे करें वर्ल्ड के अंदर, हम कैसे लोगों को सोशल सर्विस प्रोवाइड करें। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी विद सोशल सर्विस, ठीक है, तो स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी और सोशल सर्विस को उन्होंने लिंक कर दिया था। देखो कितनी अच्छी बात करी इन्होंने, ठीक है, मतलब आप भगवान के बारे में बात तो करो, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात करो भी करो, प्लस सोशल सर्विस भी करो, ठीक है, एंड टू अपलिफ्ट सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, ठीक है, मतलब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे करोगे आप, एजुकेशन के थ्रू करोगे, हेल्थ के थ्रू करोगे और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के थ्रू करोगे, ठीक है। अब फिलोसफी एंड कोर प्रिंसिपल्स क्या थे, तो मैंने बात कर दी कि वेदांतिक फिलोसफी थी, तो वेदांता एंड यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि भैया जो सबका जो रिलीजन है ना वो एक जैसा, ये सब मिलकर रहो, ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है, सबके अंदर मिलजुल कर रहो सारे, तो वेदांतिक फिलोसफी था, ठीक है। ह्यूमन के बारे में बात करते थे, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे ये, ठीक है, एतवाद वेदांता में यही बात होती है, ठीक है, जो कि नॉन डुअलिज्म होता है। नॉन डुअलिज्म मतलब यही बात कर रहे हैं भैया, सबका मालिक एक, ठीक है, सब एक ही हैं हम, ठीक है, तो रिलीजियस हार्मनी की बात कर रहे हैं ये। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, देखो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, आपके एथिक्स में और एसए में काम आएगा कि भैया सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर तुमने
इंसान की सेवा करी ना, मतलब वुमेन्स की वैल्यू करी ना, वुमेन्स वैल्यू को आपने प्रेफर करा ना, तो आपने भगवान की पूजा कर ली, वर्शिप कर ली, ठीक है। तो व्यूज हेल्पिंग अदर्स एट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। सर्विंग ह्यूमैनिटी एज अ गॉड, ये हमेशा ध्यान रखना, आपको याद कर लो इसे। सर्विंग ह्यूमैनिटी एज अ गॉड किसने बोला था भैया? रामकृष्ण मिशन में किसका ऑब्जेक्टिव था ये? तो स्वामी विवेकानंद जी का था, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये, एनकरेजिंग सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन एंड डिवोशन, ठीक है। तो मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कि भाई तुम हो कौन, खुद को पहचानो, तुम्हारे अंदर क्या पावर है, ठीक है। डिवोशन, किसी मतलब आप सर्विस के लिए डिवोट करो अपने आप को, ठीक है, उसके लिए काम करो। एजुकेशन एंड सोशल वर्क, फोकस फोकस इज ऑन स्प्रेडिंग मॉडर्न एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, वेदांतिक फिलोसफी में। अब देखो क्या एक्टिविटी करी इन्होंने, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा, ठीक है, रामकृष्ण मिशन वालों ने। तो एस्टेब्लिश करे इन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रोड, मतलब बाहर भी हैं, ठीक है। फाउंडेड रामकृष्ण मिशन रेजिडेंशियल कॉलेज, ठीक है, नरेंद्रपुर एंड विवेकानंद यूनिवर्सिटी, मतलब नरेंद्रपुर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज बनाया था। फिर आपको विवेकानंद यूनिवर्सिटी के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों, अभी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इंडिया में हर जगह इनकी ब्रांच मिल जाएगी। प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन एंड फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ठीक है। तो फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि भैया एजुकेशन जो है फ्री होना चाहिए, और जो अंडर प्रिविलेज है ना, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है ना, उनको तो एजुकेशन मिलनी ही चाहिए फ्री में, ठीक है। तो ये एजुकेशन में ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपके मेंस में देखो कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है, वो भी टू द पॉइंट मिल रहा है, स्पेसिफिक मिल रहा है, ठीक है, याद भी कर लोगे इतना ईजी है। तो आपके मेंस में तो बहुत काम का चीज़ है ना ये, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। अब हेल्थ केयर एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क में क्या काम करा उन्होंने? देखो एजुकेशन की बात कर ली, अब हेल्थ केयर के लिए क्या करा उन्होंने, ठीक है। अब हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो हमें ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ ना, ठीक है। तो ये ऑपरेट करते हैं हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज को, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं फ्री मेडिकल सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। रंस रामकृष्ण मिशन सेवा परिष्ठान, मेजर हॉस्पिटल इन कोलकाता, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा रामकृष्ण के नाम से ही, जो कि आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। चलो, अब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में क्या काम करा उन्होंने? तो हेल्प करते हैं ये विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, फेमाइंस, एपिडेमिक्स, ऑर्गेनाइज करते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल एड, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर डिजास्टर अफेक्टेड रीजन्स। अब देखो ये इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इनको समझाने में आपको मतलब समय बर्बाद करना चाहिए मुझे, मतलब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी पढ़कर ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या करा? तो भाई जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स को सबसे पहले बताओ एजुकेट करो, ठीक है। तो गर्ल्स को प्रोवाइड करो एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दो उनको, सपोर्ट करो विडोज को एंड अंडर प्रिविलेज वुमेन्स को थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स, स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करो। कैसे करोगे? तो थ्रू लेक्चर्स, रिट्रीट्स, पब्लिकेशंस ऑन वेदांता एंड रिलीजियस हार्मनी बनाओ, ठीक है। तो स्प्रेड कैसे करोगे आप स्पिरिचुअल नॉलेज को? तो आप लेक्चर्स दो, ठीक है, रिट्रीट्स करो, ठीक है, पब्लिकेशंस करो मैगजीन वगैरह में, न्यूज़पेपर में। किसके ऊपर करो? तो वेदांत फिलोसफी के ऊपर करो, रिलीजियस हार्मनी के ऊपर करो, ठीक है, हार्मनी बनाओ डिफरेंट रीजन के ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने बुक पब्लिश करी थी, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे बुक्स जनरल्स एंड मैगजीन्स लाइक प्रबुद्ध भारत, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अवेकन इंडिया, ठीक है, प्रबुद्ध भारत, दैट मीन्स अवेकन इंडिया। मेजर इंस्टीट्यूशन अंडर रामकृष्ण मिशन, तो मेजर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे? देखो हेडक्वार्टर इनका आपको पता है ना, बेलूर मठ, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में था। तो एक स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सेंटर था इनका ये। रामकृष्ण मठ आपका एक मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन था फॉर मॉन्क्स के लिए। विवेकानंद यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो फोकस करता है हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर। रामकृष्ण मिशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो स्प्रेड करते हैं क्रॉस इंडिया के अंदर एंड अब्रॉड के अंदर क्या एजुकेशन, ठीक है। तो ये तो सब चीज़ें सिंपल थी। अब नोटेबल पर्सनालिटी आपको ध्यान रखना है जो एसोसिएट हैं रामकृष्ण मिशन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिनसे इंस्पायर्ड था ये मिशन। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन बिहाइंड द मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ये तो फाउंडर थे, ठीक है, स्प्रेड करते हैं वेदांतिक फिलोसफी को वर्ल्ड वाइड। स्वामी ब्रह्मानंद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर। स्वामी शारदानंद, ये भी इनके नाम से भी बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे,
ठीक है। ये स्टैंडर्ड करते हैं मोनास्टिक डिसिप्लिन को, और स्वामी रंगानंदा ये मॉडर्नाइज करते हैं मिशन एक्टिविटीज को, ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट और लेगेसी क्या रहा, तो रिवाइव करते हैं वेदांतिक फिलोसफी को, ठीक है, एक्सेसिबल करते हैं वर्ल्ड वाइड, प्रमोट करते हैं रिलीजियस हार्मनी को, एम्पावर करते हैं बिलियंस थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इंस्पायर्ड अदर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स लाइक रामाकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये सब चीजें ना, ये मैंने समरी की तरह दे दिया आपको, ठीक है, कि इम्पैक्ट और लेगेसी क्या रहा, ठीक है। अब आपको सबको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, जो भी रामकृष्ण मिशन के अंदर एक्टिविटीज थी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन था, लीडर्स थे जो भी, आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा और आप अब भूलने वाले नहीं हो। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे ज्योतिराव फुले जी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको अभी जितने भी लीडर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, और जितनी भी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उनको ना आपको याद ही रखना है, ठीक है। अभी जो मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ ना, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये काम ही आएगा कंटेंट, प्लस आपके एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी पर्सनालिटीज, और दोस्तों आपके एथिक्स में भी जो है ना, इन वैल्यूज के अंदर आंसर लिखने में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब देखो, ज्योतिराव फुले जी का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में, ठीक है। अब किसके लिए डालोगे, तो देखो इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए फाइट लड़ी थी अच्छी खासी, अनटचेबिलिटी उन्होंने काम कर रखा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में काम कर रखा है उन्होंने, ठीक है, वुमेन्स के राइट्स के लिए काम कर रखा है, ठीक है, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए काम कर रखा है। तो आप इनका एग्जाम्पल डालोगे ना, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ, आपको पता है चीज़ें। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। अगर आपने ये सब चीज़ें स्किप कर दी तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ज्योतिराव फुले जी के बारे में, ठीक है। इनको बोला भी जाता है कि ये पायनियर हैं ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया के अंदर। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है फॉर महाराष्ट्र रीजन के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो उनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और इनको कॉमनली हम जो बोलते हैं ना, ज्योतिबा फुले बोल सकते हैं, ठीक है, ज्योतिबा फुले इनको कॉमनली बोला जाता है। अभी सोशल रिफॉर्मर हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, एक एजुकेटर भी हैं, और एंटी कास्ट एक्टिविटिस्ट सॉरी एक्टिविस्ट भी हैं। वो फाउट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स ऑप्रेशन इन 19th century India. He is regarded as the father of India social revolution, ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो आप ये भी कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर, ठीक है, इनके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब याद करनी है चीज़ें, ठीक है, कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवोल्यूशन के लिए किसे बोला जाता है, तो ज्योतिबा फुले को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी काम किया है, ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए भी काम किया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी काम किया है दोस्तों, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ये पर्सनालिटी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इनकी लाइफ के बारे में देखो, इनके ऊपर तो मूवी बन चुकी है, खैर आपको पता भी होगा, ज्योतिबा फुले के ऊपर मूवी बन चुकी है, बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर तो कई बार मूवी बन चुकी है, ठीक है, वो तो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, उनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो इनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था, सही है, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक ध्यान रखना दोस्तों, इनका जो कास्ट था ना, वो एक माली गार्ड मतलब माली थे ये, ठीक है, माली मतलब गार्डनर होते हैं, ठीक है, तो माली कास्ट के थे। और इनको शूद्र मतलब कंसिडर करा जाता है, शूद्र, ठीक है, क्योंकि माली के मतलब जो माली का काम कर रहे हैं उनको बोलते थे ये लोअर कास्ट के हैं अंडर द ब्राह्मणिकल हियरार्की के अंदर। अब इनकी एजुकेशन के बारे में देखो दोस्तों, तो इनिशियली उन्होंने स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी जो पुणे में था, ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप मतलब सेल्फ एजुकेटेड पढ़ाई करी, सेल्फ एजुकेटेड हुए इन सोशल इश्यूज के अंदर एंड ब्रिटिश लिबरल फिलोसफी के अंदर, मतलब खुद से पढ़ाई करी इन्होंने। अब इन्फ्लुएंसेस क्या आए, ठीक है भैया, तो ये इन्फ्लुएंस हुए, डीपली इन्फ्लुएंस हुए किससे, ब्रिटिश आइडियाज ऑफ जस्टिस से, इक्वालिटी से एंड डेमोक्रेसी से। अब देखो यहाँ पर ना, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, हमसे थोड़ा सा आगे थे, ठीक है, सोसाइटी के मामले में, इक्वालिटी के मामले में ये हमसे आगे थे। तो ये इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है, ज्योतिबा फुले जी, कि भैया ब्रिटिश के जो आइडियाज है जस्टिस के, इक्वालिटी के, डेमोक्रेसी के, इनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है। फिर इन्होंने इनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, माइंड का, इन्होंने देखा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ तो मुझे काम करना है, क्योंकि देखो खुद ये माली कास्ट के थे, ठीक है, तो शूद्र बोला जाता था, शूद्र कास्ट में आते थे ये, ठीक है, जो लोअर कास्ट होती है। तो इन्होंने खुद डिस्क्रिमिनेशन मतलब फेस किया था अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने इसके खिलाफ जो है फाइट लड़ना स्टार्ट कर देते हैं ये, ठीक है, जब भी ये एलिजिबल होते हैं मतलब एबल होते हैं तो ये फाइट लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन ही वाज इंसल्टेड फॉर अटेंडिंग अ ब्राह्मण फ्रेंड्स वेडिंग, ठीक है,
तो ब्राह्मण के फ्रेंड्स के वेडिंग में गए थे, वहाँ पे इनका इंसल्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि लोअर कास्ट से थे। अभी एक मूवी आई है धड़क 2, ठीक है, उसमें भी ऐसा कुछ दिखाया है, तो देख लेना। धड़क 2 में भी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के ऊपर ही इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, ठीक है, तो देख लेना। अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय थॉमस पेन्स बुक द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, तो एक अगर देखा जाए तो ये एक बुक से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। देखो बुक का नाम ही खुद है कि द राइट्स ऑफ मैन, कि आदमी के क्या राइट्स होने चाहिए, ठीक है। अब विच सेप्ट हिज रिफॉर्मिस्ट व्यूज। अब सोशल रिफॉर्म्स देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या करा। देखो वुमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, 1848 के अंदर इन्होंने फर्स्ट स्कूल एस्टेब्लिश किया था गर्ल्स के लिए, ठीक है, फॉर स्पेशली गर्ल्स के लिए पुणे में, ठीक है। और इसका मतलब यह काम करने के लिए इनका साथ कौन दिया थी, इनकी वाइफ दे रही थी, ध्यान रखना, ज्योतिबा फुले जी की ना वाइफ सावित्री फुले, ठीक है, जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर रहे, बोल सकते हैं उनको, इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर जो सावित्री बाई फुले, ठीक है, मैं इनकी वाइफ ही थी इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर, ठीक है, देख लो 1848 में हमारे यहाँ महिला टीचर जो है बनती हैं, ठीक है। अब इन्होंने ओपन करे 18 और स्कूल, ठीक है, फॉर गर्ल्स के लिए, ठीक है, 18 स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड लोअर कास्ट एंड विडोज के लिए। और इन्होंने एडवोकेट किया, मतलब इन्होंने आवाज उठाई, और एजुकेशन इज द की टू सोशल एम्पावरमेंट, कि भैया सोशल एम्पावरमेंट करना है तो एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इस एजुकेशन से वंचित कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो अनटचेबल हो, चाहे वो लोअर कास्ट के हों या फिर विडोज हों, ठीक है, एजुकेशन सबको ही मिलना चाहिए। इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी फाइट लड़ी। कैसे, इन्होंने बोला कि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है ना, और ये अनटचेबिलिटी है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये इनजस्टिस है, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है कि मतलब आप कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब लोअर कास्ट है तो इनको कोई राइट ही नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने इसके खिलाफ, ब्राह्मणी के डोमिनेंस के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, एनकरेज किया दलित मतलब लोअर कास्ट को एंड बैकवर्ड क्लासेस को कि आप शिक्षा प्राप्त करो, ठीक है, एजुकेशन लो। जब आप एजुकेशन ले लोगे तो आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तो आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर लोअर कास्ट। अब देखो ये रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो जो बी आर अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिलवाया ना एजुकेशन के अंदर SC ST और लोअर कास्ट को, इस तरीके से ही ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब्स में जो है लोअर कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी रिजर्वेशन क्यों मिल रहे हैं भैया, ये पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन जो आपको मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये विडो रीमैरिज की बात कर रहे हैं कि भैया अगर कोई विडो मतलब कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको राइट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी दूसरी शादी कर सके, ठीक है, तो वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे होम्स, ठीक है, जो विडोज थी ना उनके लिए, जैसे क्या कहते हैं बोलते हैं ना विधवा होम बोल सकते हो तुम एक तरह से, वृद्धाश्रम होता है ना वैसे ही, तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था होम्स फॉर विडोज एंड अबंडेंट वुमेन्स के लिए। इन्होंने एनकरेज किया विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है, जो अगर बोला जाए तो विडो रीमैरिज उस टाइम पे तो होती ही नहीं थी, 19th सेंचुरी में होती ही नहीं थी, तो बहुत ही टफ टास्क था, तो उसके लिए इन्होंने एनकरेज करा। अच्छा एक बात और, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज उन्होंने स्टैब्लिश किया था, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, ऐसे ही सत्य शोधक समाज जो है स्टैब्लिश करते हैं ज्योतिबा फुले जी। और कब करते हैं, तो ये 1873 में करते हैं, ठीक है, तो सत्य शोधक समाज, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स, ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब इस समाज का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम था, क्या काम था, तो इनका काम था कि भैया फाइट करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट करेंगे इक्वालिटी को। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी एडवोकेट किया कि भैया इंटरकास्ट मैरिज जो है अलाउड होनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज अगर एक दूसरे को पसंद करता है लड़का लड़की, तो उनके पास राइट है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकें, ठीक है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स भी चलाए इन्होंने, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लाइक कि भाई खुद की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है, हर व्यक्ति की, उसके ऊपर कास्ट के ऊपर मत जाओ, हर व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी है, अपनी ही एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो डाउन नहीं होने चाहिए। एनकरेज्ड पीजेंट्स लेबरर्स टू चैलेंज ब्राह्मणिकल ऑपरेशन, ठीक है, तो जो ये ब्राह्मण्स का, ठीक है, जो ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था ना,
इसको जो जी ऑपरेशन कर रहे थे ये ब्राह्मणिकल वाले, तो इसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने पीसेंट्स लेबर्स को एनकरेज किया कि नहीं भाई, इनके खिलाफ आप आवाज उठाओ, बात करो, ठीक है, इनके इनके नीचे काम मत करो। और बुक्स भी लिखी, ठीक है, जैसे गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि गुलामगिरी किसने लिखी, तो पता होना चाहिए, तो ज्योतिबा फुले जी ने लिखी। इसके अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ओवर लोअर कास्ट को, ठीक है। अब इन्होंने मतलब सेद का रचा है अशुद्ध, ये अशुद्ध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द विप कोड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, जो फोकस करता है फार्मर राइट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन पे, ठीक है, ये भी बुक लिखी है, ठीक है, जो फार्मर राइट्स और एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। इन्होंने बहुत सारे जो है प्लेज लिखे, पैम्पलेट्स लिखे, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को शो किया, ठीक है। चलो, तो ज्योतिबा फुले जी के बारे में आपको ये सब चीजें ना बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। देखो ज्यादा कंटेंट नहीं है ये, मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट था ना सब मेंशन किया है, तो ये कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें ना आपको हमेशा याद रखनी है। अब इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों 28 नवंबर 1890 में, पुणे महाराष्ट्र में ही। अगर इनकी लेगेसी देखें तो अभी आपको देखने को मिलेगा एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, इनके नाम पर ही है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, ठीक है। इन्होंने इंस्पायर किया बी आर अम्बेडकर जी को भी आगे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी भी इनके आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, एंड दलित मूवमेंट भी जो है इनके आइडिया से ही इंस्पायर्ड हुआ था। ये इनको ना रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ महात्मा, ठीक है, ग्रेट साउल बाय द सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि वो महात्मा है, ऐसे ही इनको भी महात्मा बोला गया था, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट द्वारा, ठीक है। और 11 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं ज्योतिबा फुले जयंती अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलो, अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में ना आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, और वो ये है कि इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा की कंट्रीब्यूशन रहा है, की रोल रहा है विडो रीमैरिज एक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो विडो रीमैरिज एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उसके अंदर इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो हमेशा इनका इस चीज़ के लिए ध्यान रखना आप। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, एंड एडवोकेट थे फॉर वुमेन्स राइट्स के लिए, ठीक है, मतलब वुमेन्स राइट्स के लिए ये आवाज उठाते थे, बात करते थे, ठीक है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ही प्लेड अ की रोल इन मॉडर्नाइजिंग बंगाली एजुकेशन एंड प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, ठीक है, एंड फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। हिज इमेंस नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड लिटरेचर अर्नड हिम द टाइटल विद्यासागर, ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज। तो उनके पास जो नॉलेज थी ना संस्कृत और लिटरेचर के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको टाइटल मिला किस चीज का, ठीक है, विद्यासागर का। विद्यासागर का अगर तुम इंग्लिश में प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा, ओशियन ऑफ नॉलेज, ठीक है। और इन्होंने मॉडर्नाइजिंग करने की कोशिश करी किसको, बंगाली एजुकेशन को। इस चीज को ध्यान रखना, जो ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनकी अर्ली लाइफ या एजुकेशन देखोगे तो इनका जन्म हुआ 1820 में, ठीक है, बीरसिंघा, ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, और एक पुअर ब्राह्मण फैमिली से था ये, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ब्राह्मण फैमिली के होने के बाद भी, ठीक है, मतलब ब्राह्मण होने के बाद भी इन्होंने विडो मैरिज के लिए बात करी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने बात करी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों आप। तो ये संस्कृत स्टडीड संस्कृत एट संस्कृत कॉलेज, ध्यान रखना संस्कृत कॉलेज से उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करी थी, ठीक है, जो इस टाइम कोलकाता में है, ठीक है। और इनको ना संस्कृत ग्रामर, लिटरेचर एंड लॉजिक में ना एक्सलेंसी प्राप्त है, ठीक है, इसलिए उनको विद्यासागर ही बोलते हैं, ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। एट द एज ऑफ 21, ठीक है, 21 ईयर्स की एज में ही इन्होंने ये चीजें प्राप्त कर ली थी, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। एक बात और, ये इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा बाय राजा राम मोहन राय जी के एफर्ट से, जो उन्होंने हिंदू सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स के लिए काम किया था, ठीक है, ब्रह्मो समाज वगैरह याद रखना आपको। ये डीपली इन्फ्लुएंस थे बाय वेस्टर्न एजुकेशन से भी, देखो वेस्टर्न एजुकेशन से तो हर कोई ही डीपली इन्फ्लुएंस था, ये सारे रिफॉर्मर, ठीक है, एंड रैशनलिस्ट आइडियाज से। आई वर्क टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड चाइल्ड वेलफेयर। चलो, तो सोशल रिफॉर्म्स देखो, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, तो इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत बड़ा की कॉन्ट्रीब्यूशन रोल करा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब की कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इनका। इन्होंने सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज और विडो ऑपरेशन के लिए
काम किया, इन्होंने ड्राफ्ट किया, कैंपेन किया फॉर वीडियो रीमेरिज एक्ट 1856 के लिए। मैंने वही बात बताई थी आपको कि वीडियो रीमेरिज एक्ट जो बना था इनके लिए, जिन्होंने कैंपेन चलाया था ना, तो उसमें इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका, ठीक है। विच लीगलाइज द वीडियो रीमेरिज इन इंडिया, जिन्होंने लीगलाइज करवा दिया कि भाई वीडियो रीमेरिज जो है वुमेन्स के पास राइट होगा कि वो दोबारा से फिर से शादी कर सकती हैं। पर्सनली अरेंज मेनी वीडियो रीमेरिज डिस्पाइट अपोजिशन, इन्होंने खुद बहुत सारी जो विधवा औरत थी उनकी शादी करवाई है खुद ही, ठीक है, अरेंज करके, ठीक है, जबकि इनको अपोज भी करा गया फिर भी इन्होंने कराई वुमेन्स। अब देखो क्यों कराई, ये दिखाना चाहते थे कि भैया कि मैं सिर्फ बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूट भी करने वालों में से हूँ, ठीक है। अगर जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये समाज में एक मैसेज जाएगा, ठीक है, कि नहीं, वुमेन्स के पास राइट होना ही चाहिए, ठीक है। जो अपनी लाइफ जो है ऐसे अकेले अलोन नहीं जी सकते, उनके पास भी राइट है कि उनका कोई साथी हो, ठीक है, सफर में। तो वुमेन्स एजुकेशन के लिए ये पायनियर थे, एस्टेब्लिश करते हैं फर्स्ट वुमेन्स स्कूल इन कलकत्ता के अंदर। ये ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन्स स्कूल जो है एस्टेब्लिश कहाँ करते हैं, कलकत्ता में करते हैं, ध्यान रखना। एनकरेज करते हैं गर्ल्स को कि भैया उनको एजुकेशन मिले, एंड डिस्पाइट रजिस्ट्रेशन फॉर कंजर्वेटिव सोसाइटी, ठीक है, जबकि भाई देखो लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था उस टाइम पे, फिर भी इन्होंने सपोर्ट किया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। सपोर्ट करते हैं बैथुन स्कूल के, देखो बैथुन स्कूल के तो ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, इसके ध्यान रखना। द फर्स्ट स्कूल ऑफ द गर्ल्स फॉर गर्ल्स इन इंडिया, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए देखा जाए तो बैथुन स्कूल फर्स्ट स्कूल था इंडिया के अंदर, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये आपके प्रीलिम से भी आ चुका है, ठीक है, आपके यूपीएससी के प्रीलिम से भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये रिफॉर्म्स लाते हैं बंगाली एंड संस्कृत एजुकेशन के अंदर, ठीक है, मॉडर्नाइज करते हैं एजुकेशन सिस्टम को बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न टीचिंग मेथड्स, और सिंप्लीफाइड करते हैं बंगाली अल्फाबेट एंड ग्रामर को, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये बुक्स भी लिखते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है, और जो अभी भी यूज़ करी जाती है। प्रमोशन करते हैं बंगाली लिटरेचर का, ठीक है, बंगाली लिटरेचर में उनको खुद ही बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं सेवरल संस्कृत बुक्स को बंगाली में, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली की लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करते हैं बहुत सारी संस्कृति जो बुक में, जो संस्कृत में लिखी हुई थी ना बुक, उसको, ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इंट्रोडक्शन टू लेटर्स, ठीक है। अब ये क्या था, तो एक फेमस बंगाली टेक्स्ट बुक था बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, ठीक है। अब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी फाइट करते हैं, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के लिए फाइट करते हैं, देखो खुद ब्राह्मण फैमिली से होने के बाद भी अपोज करते हैं पॉलीगेमी को एंड चाइल्ड मैरिज को। अब पॉलीगेमी तो आपको पता होगा ना, जो लड़के जो आदमी होते हैं, लड़के बोल रहा हूँ, आदमी जो होते हैं एक से ज़्यादा शादी करते हैं, है ना, तो अपोज करते हैं पॉलीगेमी को, चाइल्ड मैरिज को, और कॉलिंग देम इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस, इनको खुद बोलते हैं कि भाई ये इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस है। प्रमोट करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग को, रैशनलिज्म को इन हिंदू सोसाइटी। अब इनके मेजर अचीवमेंट देखोगे तो मैंने आपको बता ही दिया था, वीडियो रीमेरिज एक्ट 1856, ठीक है, जिसको जो लीगलाइज करता है वीडियो रीमेरिज को। रिवोशनलाइज करते हैं एजुकेशन को, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई कर देते हैं बंगाली टीचिंग को ये। एस्टेब्लिश करते हैं सेवरल स्कूल्स को, ठीक है, फॉर गर्ल्स स्पेशली। फाउट फॉर सोशल इक्वालिटी, जैसे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बहुत सारी एजुकेशनल बुक्स भी लिखते हैं जो आज भी बंगाल के स्कूल्स में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इनकी जो मृत्यु होती है 1891 में होती है, बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, और इनको जो है रिमेम्बर किया जाता है वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स। और अभी भी जो है ना स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है ना इनके नाम पे देखने को मिल जाएंगे आपको इंडिया के अंदर। और इनके जो एफर्ट्स थे ना वो वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स के लिए इंडिया के अंदर आगे जाके जो है ना इसको बूस्ट करते हैं, ठीक है। और देखो इनसे ना इंस्पायर्ड होते हैं महात्मा गांधी जी भी और बी आर अम्बेडकर जी भी, ठीक है, इस वजह से विद्यासागर जी के एक्टिविटी से कामों से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के बारे में, इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी थी, ठीक है। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी का जन्म ना 1824 गुजरात में हुआ था, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इन्फ्लुएंस थे वेदांतिक टेस्ट से, उपनिषद से और योगा से। अब बता रहा हूँ मैं वेदांतिक टेस्ट से अगर ये इन्फ्लुएंस थे तो ये वेदा को साथ में लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनकी फिलोसफी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन देखो दोस्तों, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, फाउंडेशन डाला था, और 1875 में किया था, ये ध्यान रखना 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, फाउंड किया था। अब ध्यान रखना आर्य समाज था क्या, तो ये हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, मतलब हिंदू के जो रिलीजन है ना उसके अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, इसलिए ये मूवमेंट चलाते हैं बेस्ड ऑन वेदांतिक प्रिंसिपल। ये बातों को ध्यान रखना कि वेदांतिक प्रिंसिपल के साथ में करेंगे,
ठीक है, वैदिक प्रिंसिपल के साथ में करेंगे। और इन्होंने स्लोगन भी दिया था बैक टू वेदास। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि अगर पूछा जाए कि बैक टू वेदास किसने बोला था, तो दयानंद सरस्वती जी ने बोला था, आर्य समाज वालों ने बोला था। ठीक है, ये चाहते थे कि भैया की प्रमोट करना चाह रहे थे कि रिटर्न हो आप वैदिक टीचिंग की तरफ। ठीक है, और रिजेक्ट कर रहे थे सुपरस्टिशंस को। ठीक है, सुपरस्टिशन वही जादू मंत्र वाली मैजिक वाली चीजें जो है ना, जो बिलीफ है बस ओनली, ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं, तो उसको रिजेक्ट कर देते थे और बोल देते भैया आप वेदास की तरफ चलो। ठीक है, वैदिक टीचिंग की तरफ चलो आप। ठीक है, और देखो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपोज किया था सोशल एविल्स लाइक आइडल वर्शिप को, जैसे राजा राम मोहन जी ने करा था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, चाइल्ड मैरिज को, सती सिस्टम को। ठीक है, बिल्कुल राजा राम मोहन राय जी के बारे में ही है। ठीक है, ठीक है, जो ब्रह्मो समाज ने क्या कहते हैं वो करता पोस्ट किया था ब्रह्मो समाज वालों ने, राजा राम रोहन जी ने, उसी तरीके से दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर बोल सकते हो आप आर्य समाज वालों ने भी आइडल वर्शिप का पोस्ट किया था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का करा था, चाइल्ड मैरिज का किया था, और सती सिस्टम का किया था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। अब रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म देखो, तो उन्होंने एक बुक छापी थी, ठीक है, बुक लिखी थी, उसका नाम था सत्यर्थ प्रकाश, 1875 में ही। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बुक्स का नाम तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, सत्यर्थ प्रकाश। और इसका मीनिंग क्या था, लाइट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो प्रकाश से पता है लाइट होती है, और सत्यर्थ का मतलब सत्य होता है। ठीक है, तो उनकी फेमस बुक है जो 1875 में उन्होंने लिखी थी, सत्यर्थ प्रकाश, इसका मतलब है लाइट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, और एजुकेशन रिफॉर्म्स में उन्होंने वैदिक एजुकेशन की बात करी थी, वैदिक एजुकेशन सबको मिले। ठीक है, इसके लिए उन्होंने गुरुकुल्स फाउंड किए थे। ठीक है, गुरुकुल्स पता है ना कि कैसे होते हैं आपके पुराने जमाने के टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने वुमेन्स राइट्स की बारे में बात करी थी, उन्होंने कहा था कि विडो रिमेरिज होना चाहिए। ठीक है, वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना, उन्होंने बोला है वुमेन्स एजुकेशन के लिए। और देखो नेशनलिज्म में देखा जाए तो इनको ना, इनके आइडियाज को जो है लाला लाजपत राय जी ने मतलब अडोप्ट किया था। ठीक है, इन्फ्लुएंस हुए थे लाला लाजपत राय जी और स्वामी शारदानंद जी भी। ठीक है, इनके आइडियाज से हिंदू रिवाइवलिज्म की बात करते थे, ये ध्यान रखना, रिवाइवलिज्म की बात कर रहे थे, अपोज कर रहे थे फॉरेन इन्फ्लुएंस को ऑन हिंदुइज्म। ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे थे सेल्फ रिलायंस को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और इनका डेथ हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 1883 में। ठीक है, और डोरो पॉइजनिंग बाय कुक इन जोधपुर, मतलब इनको जहर देकर मार दिया जाता है। ठीक है, इनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे, ओ लॉर्ड लेट माय कंट्री अवेक टू ट्रू नॉलेज। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि 1875 में किया था, कहाँ किया था, तो बॉम्बे में, जो अभी हम मुंबई बोलते हैं। ठीक है, इनका मोटो था कि मेक द वर्ल्ड नोबल, और मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिवाइव करना है वैदिक ट्रेडिशन को और रिमूव करना है सोशल इवेंट्स को। और देखो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक टू वेदास का इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, वैदिक नॉलेज की बात कर रहे थे, अपोज कर रहे थे आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को। ठीक है, तो ये सारे बात जो है ना हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने एजुकेशन के लिए गुरुकुल खोले थे, या फिर आप बोल सकते हो डीएवी स्कूल जो आज के चल रहे हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, है ना। तो ये सब चीजें जो है आपके दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज के ऊपर ही ये फाउंड हुए थे। ठीक है, चलो आर्य समाज वाले थे ये। ठीक है, जिसका ध्यान रखना, उन्होंने अपोज किया था कह रहे हैं सती सिस्टम को भी, अनटचेबिलिटी को भी, और चाइल्ड मैरिज को भी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी बुक में साइड बाय साइड जो है पॉइंट वाइज में लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ आर्य समाज क्या रहा कि भैया आज क्या आपको मिलेगा वैदिक एजुकेशन, जैसे कि आपको मिलेगा मैंने गुरुकुल्स के अंदर, डीएवी स्कूल्स के अंदर वैदिक एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, इन्फ्लुएंस हुआ था, मतलब इनका जो आइडियाज था वो नेशनलिज्म के मामले में कैसे इन्होंने लाला लाजपत राय जी को इन्फ्लुएंस किया, भगत सिंह को इन्फ्लुएंस किया, मदन मोहन मालवीय जी को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और रिकन्वर्सन मूवमेंट चलाया था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट क्या था, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट ये था कि जो हिंदुइज्म से दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो गए थे ना, उनको वापस हिंदुइज्म बने। ठीक है, वापस उनको हिंदू बनाया जाए। ठीक है, तो कन्वर्टेड पीपल बैक टू हिंदुइज्म। ठीक है, कि वो एक आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने हेल्प करा एबोलिश ऑफ मेनी सोशल एविल्स। ठीक है, अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अब हमारे एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है
श्री बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में सब जानते होंगे। ठीक है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे दोस्तों। और देखो दोस्तों, लोअर क्लास कास्ट में बिलोंग होने की वजह से ना, इन्होंने चाइल्डहुड में और अपने जब ये एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे इंडिया के अंदर, इन्होंने वो सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सहे जो लोअर कास्ट के साथ होते थे। ठीक है, जो उन्हें इतना सहा है ना दोस्तों, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इतना झेला इन्होंने कि इन्होंने ठान लिया था कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है, इतना एजुकेशन प्राप्त कर लेना है, ताकि मैं अपने सोसाइटी, अपने जो लोअर कास्ट लोग हैं ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो फ्यूचर में, इसके लिए काम कर सकें। ठीक है, इसके लिए ये कुछ कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो उन्होंने इतनी पढ़ाई करी दोस्तों। अभी इनके एजुकेशन लेवल के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि इन्होंने मास्टर्स करी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, लॉ की पढ़ाई करी है, डबल पीएचडी करी। ठीक है, तो इतनी पढ़ाई कर ली दोस्तों कि इनको इंडिया के अंदर आके, ठीक है, इनको रिस्पेक्ट दिया गया। इवन जबकि लोअर कास्ट से थे, ठीक है, इनको रिस्पेक्ट दी गई और इनकी बात मानी गई दोस्तों। और आज आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल जाएंगे, डीपीएसपी देखने को मिल जाएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये इन्हीं की देन है कि जो अनटचेबिलिटी वाले आर्टिकल डाले गए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वाले आर्टिकल डाले गए फंडामेंटल राइट्स के अंदर। डीपीएसपी में बोला गया कि लोअर कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्टेट काम करेगी। ठीक है, ये इन्हीं की देन है, बी आर अम्बेडकर जी की ही देन है। ठीक है, और इन्होंने ही बात करी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, लोअर कास्ट को, ताकि बराबरी हो सके। तो बी आर अम्बेडकर जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, ठीक है, इवन लोअर कास्ट लोगों के लिए, ठीक है, और बैकवर्ड जो सोशली और बैकवर्ड रह गए हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो अब इनके जो है ना, हम अर्ली लाइफ से इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी। ठीक है, तो इनको बोला भी जाता है कि आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड चैंपियन है किसके, सोशल जस्टिस के दोस्तों। ठीक है, अगर इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन देखो दोस्तों, तो इनका 1891 में जन्म होता है। ठीक है, इनका डेट ध्यान रखना बर्थ का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों भाई आपके ना, जब आपको पता होगा कि इनका 1891 में जन्म हुआ है, तो आप लिंक कर सकते हो उन्होंने कि किस टाइम पे इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेला होगा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये मेहर कास्ट से थे। ठीक है, महार कास्ट से थे। ठीक है, इनको अनटचेबल माना जाता था, ठीक है, कास्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, मेहर कास्ट को। इनके पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल। ठीक है, जो कि सूबेदार थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। अब देखो दोस्तों, सूबेदार होने की वजह से ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इनको पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर इनके पिताजी सूबेदार नहीं होते ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो ये पढ़ाई भी नहीं कर पाते। ठीक है, और सूबेदार होने की वजह से भी ना इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, तो अगर इनका एजुकेशन देखो दोस्तों, तो इन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज बॉम्बे में जो था, वहां से इन्होंने बीए करा इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी बीए करा, मतलब डबल ग्रेजुएशन करी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस में भी। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई करी, जो कि मैंने भी मास्टर इकोनॉमिक्स के अंदर ही करी है। ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स में करी है, सेम इन्होंने भी करी। ठीक है, और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने डीएससी कर ली इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, फिर लॉ डिग्री भी, ठीक है, बैरिस्टर बनाई है लॉ के अंदर, मतलब वकालत करके आए लंदन से। ठीक है, इंग्लैंड से वकालत करके आए। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी ने भी करी थी। ठीक है, इंग्लैंड में जाके ही पढ़ाई, लंदन से जाके पढ़ाई करी थी। ऐसे ही जो है लंदन जाके ये पढ़ाई करके आते हैं लोग ही। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी, तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट दलित टू बी हाईली एजुकेटेड इंटरनेशनली। ध्यान रखना, इंटरनेशनली ये हाईली एजुकेटेड थे। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, तो उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई ये अपॉइंट हुए थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है, जैसे कुछ खामियां हैं तो वो चीज देखेंगे ये कि कुछ गलतियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या चीज चेंज लाना है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी करती है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, 1947 से 1949 तक चलता है। ये प्ले करते हैं की रोल इन इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं कि भैया जो अनइक्वल हैं, ठीक है, और जो इक्वल हैं, ठीक है, इनको अलग ट्रीट करा जाए। ठीक है, इनको एक जैसा ट्रीट नहीं करा जाए, क्यों, जो अनइक्वल है वो बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, तो वो इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए बोला गया कि अफर्मेटिव एक्शन करेगी स्टेट। ठीक है, अब दोस्तों एज ए सोशल रिफॉर्मर बी आर अम्बेडकर जी क्या करते हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फाउंड करते हैं बहिष्कृत हितकर्मी सभा को। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा को ये स्टेब्लिश करते हैं, फाउंड करते हैं
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑपरेस्ड, ठीक है, ऑपरेस्ड मतलब जो पीछे रह गए हैं, ठीक है। फिर लेट करते हैं महार महार सत्याग्रह को 1927 में। अब ये महार सत्याग्रह क्या था कि भैया एक्सेस मिल सके पब्लिक टैंक्स का, ठीक है, किनको, पिछड़ी जाति लोगों को, ठीक है, जो कास्ट हायरार्की के अंदर जो पिछड़ी जाति थे उनको पब्लिक टैंक्स का जो है ना यूज करने का राइट नहीं था, तो उसके लिए ही सत्याग्रह चलाते हैं महार सत्याग्रह 1927 में, ताकि इनको पब्लिक टैंक्स का जो है राइट मिल सके, वहां से ये पानी पी सके, यूज कर सके उस पानी को, ठीक है। इन्होंने लेड किया था कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930 के अंदर नासिक के अंदर, ठीक है। तो कालाराम टेम्पल जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर वही पिछड़े जाति लोगों को एंट्री का ना बैन था, मतलब एंट्री नहीं करी जाती थी, मतलब एंट्री नहीं दी जाती थी, ठीक है, लोअर कास्ट को। तो उन्होंने मूवमेंट चलाया, एंट्री मूवमेंट, ठीक है, ताकि उनको एंट्री मिल सके, ताकि ये भी भगवान की पूजा कर सके, वर्शिप कर सके। फिर इन्होंने एडवोकेट किया कि एनिहिलेशन करा जाए कास्ट सिस्टम का ही, ठीक है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि कास्ट सिस्टम गलत नहीं है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अंदर जो अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो गलत है, ये कह रहे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि 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 भैया गलती जो है ना कास्ट सिस्टम के अंदर ही है, ठीक है। कास्ट सिस्टम जब तक रहेगा, जब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, जब तक अनटचेबिलिटी परफॉर्म करी जाएगी, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम को ही खत्म करा जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी कह रहे थे कास्ट सिस्टम तो सही है यार, कास्ट सिस्टम सही है, किसी का टाइटल सिंह है, पटेल है, जो भी है, सिंह ठीक है, कपूर है, जो भी है, तो उससे उसमें गलती नहीं है। गलती यह है कि तुम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है, जो तुम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हो ना, ये गलत है। जो अनटचेबिलिटी कर रहे हो परफॉर्म, अनटचेबल बोल रहे हो उनको, ठीक है, जो अनइक्वालिटी कर रहे हो आप, ठीक है, वो गलत है, ये कह रहे थे महात्मा गांधी जी। और अंबेडकर जी का कहना था कि भैया कास्ट सिस्टम जब तक रहेगा तब तक यही चीज होती रहेगी। और देखा जाए तो दोस्तों, अगर आज का टाइम देखा जाए कि महात्मा गांधी जी गलत साबित हुए, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम होने की वजह से ना आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म होती है, आज भी ये रिजर्वेशन वगैरह फंडा चलता जा रहा है। ये कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हमारा देश में ना यूनिटी आएगी सही वाली, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो और इन्होंने बोला भी है या इंटरकास्ट मैरिज हो, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज होगा तो कास्ट सिस्टम वगैरह जो है ना ये डाउनग्रेडेड हो जाएंगे, ठीक है, अगर इंटरकास्ट मैरिज हो तो। चलो, तो इन्होंने एडवोकेट किया दलित राइट्स को, ठीक है। इन्होंने बोला कि कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी जो है ना, ये ये इनइक्वालिटी को बढ़ा रही है, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो ये अनटचेबिलिटी है, ये हमारे सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी को बढ़ा रही है, डिग्रेड कर रही है। इन्होंने जो है ना दलित जो है ना वर्ड को क्वाइंट किया, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट टर्म, ठीक है, अनटचेबल की जगह उनको बोला गया दलित, ठीक है, तो भैया अनटचेबल मत बोलो, ठीक है, दलित बोलो, ऐसे ग्रुप में दलित बोला जाए, ठीक है, इन्होंने क्वाइंट करा इस टर्म को। और इन्होंने मनुस्मृति को जलाया। अब ये मनुस्मृति क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये मनुस्मृति समझ लो बुक होते हैं, या फिर ब्राह्मण्स द्वारा जो है ना नॉवेल्स तरीके से होते होंगे, ठीक है, रिचुअल्स होते होंगे, उसको जलाया गया, इन्होंने बन गया, ताकि ये प्रोटेस्ट कर सके अगेंस्ट कास्ट हायरार्की, ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट्स ये ध्यान रखने आपको। पॉलिटिकल लीडरशिप में देखा दोस्तों, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो है स्थापना करी, ध्यान आ रहा, फाउंडेड किया, फॉर्म किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेटर इन्होंने स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाया। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये मेंबर रह चुके हैं वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 1942 से लेकर 1946 तक। लॉ मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं नेहरू कैबिनेट में 1947 से लेकर 1951 तक, ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, द प्रोटेस्ट ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिंदू कोड बिल, ठीक है। अब इन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए इन्होंने कहा था ये हिंदू कोड बिल लाया जाए, ठीक है, जब ये लॉ मिनिस्टर थे। लेकिन हिंदू कोड बिल नहीं लाया जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता है, तो ये डिजाइन करते हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं डिजाइन कर, ठीक है। एम्ब्रेस करते हैं बुद्धिज्म को, ठीक है, इसके बाद ये ना एम्ब्रेस करते हैं बुद्धिज्म को, ताकि देखो हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम है, बुद्धिज्म के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बुद्धिज्म को मैं क्या कहते हैं अडोप्ट कर रहा हूँ। तो 1956 के अंदर अम्बेडकर जो है कन्वर्ट कर लेते हैं बुद्धिज्म में, अलॉन्ग विथ ओवर 5 लाख फॉलोवर्स एट नागपुर, ठीक है, जो इनके फॉलोवर्स है ना 5 लाख फॉलोवर्स, इन्होंने साथ में बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था। ही बिलीव्ड बुद्धिज्म ऑफर्ड इक्वल एंड रेशनल अल्टरनेटिव टू द कास्ट
बेस्ड हिंदुइज्म। बस इन्होंने ये तो बात बोली कि जब बुद्धिज्म जो है ना हमें इक्वल राइट दे रहा है, ठीक है, एक रेशनल अल्टरनेटिव है हमारे पास, तो हम बुद्धिज्म को अपनाएंगे, हिंदू जो कास्ट सिस्टम है इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑथर्ड है द बुद्धा एंड हिज धर्म के, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। तो मेजर राइटिंग अगर देखो दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी, तो उन्होंने वर्क किया है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पे, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी की प्रीमियम थीम थी इसके ऊपर। वो वर द सुजराज, सुजराज कौन थे ना, बुद्धा एंड हिज धर्म, ठीक है। तो इसके मेजर राइटर थे, ध्यान रखना। लीगेसी एंड रिकॉग्निशन देखो दोस्तों, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इन्हें, चैंपियन ऑफ द सोशल जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है, पायनियर ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्टमसली अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन 1990, तो भारत रत्न मिल चुका है इनको 1990 में, ठीक है, लेकिन ये इस टाइम में जिंदा नहीं थे, ठीक है, तो इनको पोस्टमसली इनको मिला था, ठीक है। हिज बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल को आती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं जब अम्बेडकर जयंती एंड इक्वालिटी डे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने को समरी दे दी है इनके बारे में, पी आर अम्बेडकर जी के बारे में, तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हो। अब हम दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी भी लेगेसी बहुत तगड़ी थी, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको तो इतना तो पता ही होगा कि भैया हमारा नेशनल एंथम जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, ठीक है। तो नेशनल एंथम हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ ही अडोप्ट किया, ठीक है, ऐसा नेशनल एंथम। तो देख लो कितने बड़े ये पोइट होंगे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ पोइट, राइटर, कंपोजर, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट हु रीशेप्ड बंगाली एंड इंडियन लिटरेचर। ही वाज फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। तो देख लो भैया, इतने बड़े राइटर थे ये, इतने बड़े पोइट थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, ठीक है, इंडियन लिटरेचर के अंदर, कि एक ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन, ठीक है, नॉन यूरोपियन दैट मीन्स फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के अंदर, ठीक है, 1913 के अंदर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है, लिटरेचर के अंदर, वो भी 1913 में ही। और फर्स्ट यूरोपियन, नॉन यूरोपियन थे, ध्यान रखना, नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, ठीक है। चलो, तो इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखो दोस्तों, तो इन्होंने कोलकाता से ही पढ़ाई करी है सारी अपनी, ठीक है। इनका जन्म 1861 में हुआ था और ये बिलोंग करते थे कल्चरल ब्रह्मो समाज फैमिली से, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से थे। इनके पिताजी भी, ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इनके सन जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, जब मैं आपको ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा रहा था, क्योंकि लीडर थे ये ब्रह्मो समाज के। और इनकी माता मतलब इनकी मदर थी शारदा देवी। इनकी अर्ली एजुकेशन होम स्कूल रही है, होम स्कूल मतलब घर से ही पढ़ाई करनी है। लेटर इन्होंने इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करी थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये विदाउट मतलब डिग्री प्राप्त करें, ठीक है, बिना कंप्लीट करे डिग्री ग्रेजुएशन प्राप्त करें, ये वापस आ गए थे इंडिया, ठीक है, लंदन से। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो लिटरेचर एंड आर्ट के अंदर दोस्तों, तो खतरनाक वाला रहा है, बढ़िया वाला एकदम, ठीक है। कैसे इन्होंने बंगाली लिखी है, ठीक है, फिर इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इनके जो फेमस लिटरेरी वर्क देखोगे तो इन्होंने गीतांजलि लिखी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, गीतांजलि किसने लिखी है, तो ध्यान रखना गीतांजलि के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ये नोबेल प्राइज विनिंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे, ठीक है, गीतांजलि। इन्होंने गोरा भी लिखी है, एक नोवेल था जो नेशनलिज्म और आइडेंटिटी के ऊपर था। और घेर बेर भी था, द होम एंड द वर्ल्ड, अ पॉलिटिकल नोवेल है ये। और कबूली वाला फेमस शॉर्ट स्टोरी है ये। और चोखर बाली एक नोवेल है ऑन विडोहुड एंड सोशल इश्यूज के ऊपर। इन्होंने सॉन्ग्स भी लिखे हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, जैसे कि जन मन गण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अडोप्टेड एज इंडिया नेशनल एंथम। अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्हीं के लिखा हुआ है, ठीक है। कंपोज 2200 प्लस सॉन्ग्स, ठीक है, 2200 प्लस सॉन्ग उन्होंने कंपोज कर रखे, ठीक है। उनको बोला भी जाता है कि ये रविंद्र संगीत है ये, ठीक है, रविंद्र के द्वारा लिखा हुआ संगीत है। इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये तो मैंने आपको बात कर दी, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इन्होंने मतलब ही ट्रांसलेटेड हिज वर्क्स इन इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट किया था, ठीक है, जो भी इन्होंने बंगाली में लिखा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इनको नाइटहुड भी मिल चुका है, ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा, ध्यान रखना, नाइटेड बाय द ब्रिटिश इन 1915। बट इन्होंने रिनाउंस कर दिया था इस टाइटल को 1919 में, ध्यान रखना, नाइटहुड जब मिलता है तो उनके नाम के आगे सर लग जाता है, सर, ठीक है। तो
इनके आगे नाम के आगे लग जाएगा तो बोलेंगे इनको सर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो जब इनको नाइटहुड मिला था, इन्होंने प्रोटेस्ट में इसको रिनाउंस कर दिया था नाइटहुड को। कब किया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तब इन्होंने रिनाउंस कर दिया था, ठीक है, कि ये इतना बड़ा कांड हो गया, मैं तो अंग्रेजी सरकार से कुछ कोई नाइटहुड वगैरह या सर की उपलब्धि नहीं चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल व्यूज देखो या सोशल रिफॉर्म्स देखो तो उन्होंने सपोर्ट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस को, बट अगेंस्ट द एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है। अब ये भाई सिंगर थे, पोएम राइटर थे, तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म के खिलाफ तो होंगे ही, ठीक है। एडवोकेट करते हैं एजुकेशन को, रूरल अपलिफ्टमेंट को, यूनिटी को। और देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन जो स्कूल चलते हैं ना, शांति निकेतन जो उनकी फिलोसफी है कि जो स्कूलिंग है ना बच्चे की, ये शहर से दूर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर शांति मिल सके। और शांति मिलेगी इन बच्चों को तो ये अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर पाएंगे, जो इन्हें पसंद है उसके ऊपर काम कर पाएंगे विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगर कॉम्पिटिशन वाले माहौल में रहेंगे तो ये प्रेशर में रहेंगे, मेंटली स्ट्रेस रहेंगे, तो ये फुल्ली इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेंटली स्पिरिचुअली इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इनको ऐसी जगह पे इनको स्कूलिंग कराया जाए जहाँ ये दुनियादारी से दूर रहे, ठीक है। ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्कूल का, ठीक है, आइडिया, ठीक है। फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921 एट शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में था। ये प्रमोट कर रहे थे ग्लोबल कल्चर को एंड एजुकेशन को, ठीक है दोस्तों। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अलीगढ़ मूवमेंट। दोस्तों आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में ना बहुत सुनने को मिलता होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। तो अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है, अलीगढ़ मूवमेंट से। और अलीगढ़ मूवमेंट से एक फेमस पर्सनालिटी है, वो है आपके सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो इनके नाम के आगे देखो सर लगा हुआ है, इट मीन्स कि इनको अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड मिल चुका है, ठीक है, तभी इनके नाम के आगे सर लगा है। तो अलीगढ़ मूवमेंट था क्या? एक पायनियर ऑफ द मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा था ये, कि मुस्लिम्स को ना मॉडर्न एजुकेशन मिले, ठीक है। मुस्लिम जो है ना खिलाफ थे, उनको नहीं चाहिए थी वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने क्या देखा कि भैया अगर मुस्लिम को अपलिफ्ट करना है ना, मुस्लिम समाज को अपलिफ्ट करना है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, तो इनको वेस्टर्न एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक नॉलेज इनको नहीं मिलेगी ना तो ये पीछे रह जाएंगे, ठीक है, हिंदू क्लास से पीछे रह जाएंगे, हिंदू से पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज रियलाइज करी सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, वेस्टर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए मुस्लिम को, तभी जो है मुस्लिम समाज आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज ये पीछे रह जाएगा, पिछड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी ओपन करी थी। तो देखा जाए, अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो इन्होंने प्रमोट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, ठीक है, एंड साइंटिफिक थिंकिंग अमंग मुस्लिम्स को, ठीक है। सोशल रिफॉर्म में इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्करेज किया सुपरस्टिशन एंड बैकवर्ड कस्टम्स को। और पॉलिटिकल अवेयरनेस में क्या करा, इन्होंने क्रिएट करे न्यू जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स का, एंड मुस्लिम रिनेसेंस की बात करी, ठीक है, पूरे जागरण की बात करी, एनकरेजिंग करा मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर। अलीगढ़ मूवमेंट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो द अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय सर सैयद अहमद खान इन द लेट 19th सेंचुरी। एंड था इनका कि भैया मॉडर्नाइज करना है हमें इंडियन मुस्लिम्स को थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। और इन्होंने लेड किया फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रेनेसेंस इन इंडिया एंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग मॉडर्न मुस्लिम आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म, ठीक है। तो यही सारी बात मैंने अभी आपको समझा चुका हूं दोस्तों, कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू, सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू ये मुस्लिम रिनेसेंस लाना चाहते थे इंडिया के अंदर, और सेव करना चाहते थे मुस्लिम की जो है ना मॉडर्न आइडेंटिटी को, ठीक है, और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाना चाह रहे थे। तो बैकग्राउंड देखो, नीड फॉर द मूवमेंट क्या था भाई, कि पोस्ट 1857 रिविलियन में, जब 1857 का रिवोल्ट होता है, तो उसके अंदर देखा गया कि भैया जो लीडर माना गया था, किसको माना गया था मुगल एम्पर को, ठीक है। तो मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना, जो लास्ट मुगल एम्पर थे, ठीक है, जिनको रंगून भेज दिया था जेल के अंदर म्यांमार में। तो वो माना गया, वो थे मुस्लिम भाई, वो बंदा मुस्लिम था। तो माना गया कि भैया मुस्लिम जो है ना हमारे लिए थ्रेट है, मुस्लिम ही थे रिस्पॉन्सिबल रिवोल्ट के, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से निकल के आई कि इट इज कंसिडर्ड मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, कि भैया ये रिवोल्ट करना है ना, ये मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है, और इससे हो क्या रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही है हमारे, ठीक है। तो मुस्लिम आर रिलेक्टेड टू एक्सेप्ट मॉडर्न एजुकेशन। और मुस्लिम ऐसी कम्युनिटी थी उस टाइम पे दोस्तों
कि मॉडर्न एजुकेशन ये लेना चाह ही नहीं रहे थे। हिंदू तो ले भी रहे थे मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे, लंदन जाकर पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम में तो बिल्कुल ही नहीं था ऐसा। ठीक है, तो विच क्रिएटेड अ गैप इन मॉडर्न प्रोफेशंस। तो सर सैयद अहमद खान रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन टू अपलिफ्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। फिर सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज किया कि नहीं भैया, अगर इनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिले ना हमारी कम्युनिटी को, तो ये रह जाएंगे पीछे। ठीक है, तो इनको अपलिफ्ट करना है हमने मुस्लिम कम्युनिटी को, तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको मिलना। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान ही थे। ठीक है, उन्होंने 1870 से लेके 1898 तक चलाया था। इन्होंने एडवोकेट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, वही साइंटिफिक लर्निंग को। फिर स्टेब्लिश किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, वही मैं स्टार्टिंग में जो बात कर रहा था, अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टेब्लिश की टू ब्रिज द एजुकेशनल गैप। ठीक है, ताकि इनको एजुकेशन मिल सके मुस्लिम्स को, स्पेशली यहाँ रिजर्वेशन होता है मुस्लिम को। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम छात्र को रिजर्वेशन होता है। ठीक है, एनकरेज करना मुस्लिम को टू लर्न इंग्लिश टू प्रोग्रेस इन गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल फील्ड्स। ठीक है, तो इंग्लिश सीखो भैया, इंग्लिश पढ़ो ताकि आप एडमिशन कर सको। ऑब्जेक्टिव क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? तो ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को, नेशनल थिंकिंग को, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स लेकर आना, प्रोग्रेसिव इस्लाम को लेकर आना, टॉलरेंस वाली भावना आए इनके अंदर, नेशनलिज्म आए, लॉयल्टी आ जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। ठीक है, अर्ज द मुस्लिम टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश फॉर सोशियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेला भैया सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिश के साथ रहो, तुम उनके लॉयल रहो। ठीक है, अगर तुम उनको लॉयल रहोगे ना, तो ब्रिटिश तुम्हारी हेल्प करेंगे सोशियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स में। ठीक है, तो पॉलिटिकल पोजीशन मिलेगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग करी इस मूवमेंट ने, डेट द ग्राउंड वर्क फॉर द मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इन्हीं सब की वजह से जो है ना बाद में मुस्लिम लीग ही बनती है। ठीक है, ताकि जब मुस्लिम लीडर निकल के आते हैं ना, चलो तब बनती है। तो की इंस्टीट्यूशन क्या थे, अचीवमेंट क्या था? तो स्टेब्लिश किया उन्होंने स्कूल कॉलेजेस। ठीक है, 1864 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ बनाया, ट्रांसलेटेड वेस्टर्न बुक्स इनटू उर्दू, वेस्टर्न बुक्स को ट्रांसलेट करके उन्होंने उर्दू में बनाया। 1875 में मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला उन्होंने, लेटर ट्रांसफॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, एडवोकेट किया इंग्लिश एंड मॉडर्न साइंसेस को, ट्रेडिशनल मदरसा को इन्होंने क्या करा, उसको क्या करा, मॉडर्नाइज करा। जो मदरसा थे ना उनको मॉडर्नाइज करा। जो मदरसा चलते हैं ना, मदरसा में बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुरान के बारे में वगैरह। ठीक है, तो उसके बारे में उसको मॉडर्नाइज करा गया। एस्टेब्लिश किया अलीगढ़ एज अ सेंटर फॉर द प्रोग्रेसिव मुस्लिम थॉट। ठीक है, अलीगढ़ को एज अ सेंटर बनाया गया, एपिक सेंटर बनाया गया कि ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम थॉट का क्या होगा, सेंटर होगा अलीगढ़। पब्लिकेशंस क्या थे, लिटरेली कंट्रीब्यूशन क्या थे? तो तहजीब उल अखलाक। ठीक है, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, प्रमोट करना इसके अंदर था मॉडर्न आइडियाज और सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम। इन्होंने असर अस सनादिद और लॉयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, टू काउंटर द ब्रिटिश प्रिजुडिस के लिए इन्होंने ये बुक लिखी थी। और सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा है इसका? तो इन्होंने हेल्प किया मुस्लिम को इंटीग्रेट करने में इनटू द मॉडर्न सोसाइटी, टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्पायर्ड किया मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को, विच लेटर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906। यही बात मैंने बताई थी आपको कि भैया जब पढ़े लिखे मुस्लिम्स आएंगे, ठीक है, रैशनल थिंकिंग वाले आएंगे, तो वो बाद में मुस्लिम लीग की भी स्थापना करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पोजीशन लेने के लिए। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करता है बाद में। तो इम्पैक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट क्या रहा है एजुकेशन की फील्ड में, सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल अवेयरनेस में और मुस्लिम रेनेसांस में? यहाँ मैंने आपको समरी प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ से भी आप इसे समराइज करके पढ़ सकते हो। क्रिटिसिज्म ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट क्या रहा? तो प्रो ब्रिटिश अप्रोच रहा ये। ठीक है, मैनी क्रिटिक्स फेल्ट दैट सर सैयद वाज टू लॉयल टू द ब्रिटिश, कि भैया ये तो बहुत ज्यादा ब्रिटिश के लॉयल है और ये हमारे मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम लोगों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं। फोकस ओनली अपर क्लास मुस्लिम्स। ठीक है, अपर क्लास मुस्लिम को पर ये फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बेनिफिट एलाइट लोगों को मिल सके, मिडिल क्लास लोगों को मिल सके, लोअर क्लास की तो बातें नहीं कर रही है। नेगलेक्ट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। ठीक है, ये मुस्लिम 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 की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर हिंदू की बात नहीं करोगे दैट मीन्स कि आप डिवीजन लाना चाह रहे हो, हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हो, सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो, जो कम्युनल डिवीजन के अंदर बार में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिसिज्म थे अलीगढ़ मूवमेंट के। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लिटरेरी एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बंगाली रेनेसांस में दोस्तों आपको नाम याद रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्यों बोल रहा हूँ, ये ऑथर थे वंदे मातरम के। ठीक है, वंदे मातरम हमारा सॉन्ग है। ठीक है, तो उसके ये ऑथर थे।
पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म इन लिटरेचर माना जाता है इनको, कि पायनियर माना जाता है भैया इंडियन लिटरेचर के अंदर, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना जगाने में, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली राइटर थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे एंड नेशनलिस्ट थिंकर थे दोस्तों। इनको कंपोजर माना जाता है, मतलब वंदे मातरम का, ये तो मैंने बता दिया आपको, विच बिकम अ सिंबल ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट चलते थे ना नेशनलिज्म वाले, तो इसके अंदर ये वाला गाना गाया जाता था, कौन सा वाला, वंदे मातरम वाला, ठीक है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर एक सिंबल रहा ये सॉन्ग जो है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा था इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। इस नॉवेल्स प्लेड अ की रोल इन द रिवाइविंग इंडिया नेशनलिस्ट स्पिरिट, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, वो अभी आपको याद रखना है कि इनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा था, ठीक है। वंदे मातरम में इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी, ठीक है। और फेमस नॉवेल्स क्या थे इनके, ये ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भी उसे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा इनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, इनका जन्म होता है 1838 में, निहाती बंगाल प्रेसिडेंसी में था, ठीक है, निहाती, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। इनके पिताजी का नाम था यादव चंद्र चट्टोपाध्याय, ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे। इन्होंने पढ़ाई जो करी है वो हुगली मोहसिन कॉलेज से करी है। बीए करा है इन्होंने फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। ये फर्स्ट इंडियन थे जो ग्रेजुएट हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, ठीक है। इनका करियर देखोगे तो इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को 1858 में एज अ डिप्टी मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट रह चुके हैं ये, यहाँ ना। लेटर बिकम अ राइटर जर्नलिस्ट प्रमोटिंग नेशनलिज्म, ठीक है। तो बाद में ये आगे ये नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं अपने राइटिंग से, जर्नलिस्ट से, ठीक है। तो इससे पहले डिप्टी मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखो तो इनको बोला जाता है स्कोट ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि इनका रोल जो था क्रिएटिंग करना था इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को। इन्होंने वंदे मातरम लिखी थी 1875 में, ठीक है। जो वंदे मातरम था किसमें, कौन सी बुक में लिखी थी उन्होंने, आनंद मठ वाली बुक में लिखी थी, ठीक है। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है ये आनंद मठ कितने से लिखी है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है आनंद मठ। और आनंद मठ में किसका जिक्र था, तो मैंने आपको बताया था कौन सा, सन्यासी रिवोल्ट, याद है आपको, चलो उसके बारे में था, ठीक है। ही बिकम अ सिंबल ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग, ठीक है। वंदे मातरम हमने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। इंस्पायर्ड रिवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल एंड सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों को ना ये बाद में इंस्पायर्ड होते हैं ये सारे, भगत सिंह और बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस जो है, इनके कंट्रीब्यूशन से वंदे मातरम, इनके नॉवल से जो है इंस्पायर्ड होते हैं कौन, ये सारे हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स, ठीक है। फेमस नॉवेल्स देखो दोस्तों, तो क्या लिखा है, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, 1865 में उन्होंने लिखा दुर्गेश नंदिनी, फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल थी इन बंगाली में, ठीक है। और कपाल कुंडला, ठीक है। और मेरी नलिनी 1865 में जो इंस्पायर करती है इंडियन हिस्ट्री को। फिर आनंद मठ तो बहुत फेमस है इनकी 1882 में, जो डिबेट करती है सन्यासी रिवेलियन को, भी मैंने बताया था 1770 में अगेंस्ट ब्रिटिश, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था सन्यासी रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। इसी बुक के अंदर वंदे मातरम उन्होंने जो है सॉन्ग लिखा था, जो बाद में हमारा जो इंडियन नेशनल सॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर वंदे मातरम में उन्होंने दिखाया है इंडिया नेशनलिस्ट वॉर क्राई के बारे में। अच्छा, इन्होंने एक भी कोट लिख रखी है देवी चंद्रानी, ठीक है, जो 1884 में लिखा था। इन्होंने इसके अंदर फीचर्स ऑफ द फीमेल रिवोल्यूशनरी लीडर के बारे में बताया है। फिर राज सीमा भी इन्होंने लिखी है बेस्ड ऑन द राजपूत वेलोर के बारे में। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। रोल इन द इंडियन नेशनलिज्म, देखो इनके जो लिटरेचर जो है ना यूज करके एज अ टूल टू इंस्पायर नेशनलिज्म। एडवोकेट किया हिंदू कल्चर रिवाइवल के अंदर, सेल्फ रूल के अंदर स्वराज की बात करी गई, ठीक है। इनके लिटरेचर के द्वारा इनको बताया गया कि हमें स्वराज चाहिए। वंदे मातरम जो है एक एंटी ब्रिटिश स्लोगन बन गया, ठीक है, इन प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो ना और फ्रीडम फाइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंदो घोष, इन सबों को और इंस्पिरेशन दिएगी, ठीक है। जर्नलिज्म एंड एस्से देखो दोस्तों, उन्होंने एक मैगजीन लिखी थी बंग दर्शन, ठीक है, 1872 में। और इन्होंने ऐसे लिखा है हिंदू फिलोसफी पे, इंडियन हिस्ट्री पे और नेशनलिज्म के ऊपर, ठीक है दोस्तों। डेथ एंड डिग्री से देखो दोस्तों, तो इनकी 8 अप्रैल 1894 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो आइडियाज हैं वो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में बहुत यूज हुए, ठीक है। इनके जो वर्क है, काम था जो है स्वदेशी मूवमेंट में बहुत काम आता है, ठीक है। 1905 से लेकर जो 1911 तक चलता है स्वदेशी मूवमेंट, उसका जो है ना इनका वर्क बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है ना इनको ऑनर करती है, ठीक है। और कैसे करती है ऑनर, पोस्टल स्टैम्प छापती है इनके नाम से 1969 में।
अब देखो दोस्तों, मॉडर्न इंडियन आर्ट के अंदर आर्ट की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो उसके सबसे पहले आपको नाम सुनने को मिलेगा, वो है राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन पढ़ लो दोस्तों, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक है। पीसीएस वगैरह में तो पूछा जाता है। तो ये पायनियर माने जाते हैं इंडियन आर्टिस्ट में, रेफर टू एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट, ठीक है। और इनका जो काम देखोगे, ये ब्लेंड करते हैं इंडियन मेथोलॉजिकल थीम्स टू यूरोपियन आर्टिस्टिक टेक्निक के साथ, मेकिंग हिज वर्क्स वाइडली पॉपुलर अमंग द इंडियन मासेस, ठीक है। तो आर्ट फॉर्म में देखा जाए तो अगर नाम फेमस है किसी का तो वो है राजा रवि वर्मा जी का, ठीक है। इनका अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड देखो दोस्तों, तो इनका जन्म केरला में हुआ था, ठीक है। एक ये रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर से। जो इनके अंकल थे वो थे राजा राजा वर्मा, ठीक है। और इन्होंने ट्रेनिंग जो मिली थी इनको, वो मिली थी ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स बिफोर लर्निंग यूरोपियन ऑयल पेंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो पहले इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग स्टाइल को सीखा था, फिर उन्होंने बाद में इंडियन ऑयल पेंटिंग टेक्निक्स सीखी, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए तो इनके एजुकेशन इन आर्ट के अंदर देखो तो इन्होंने लर्न किया था, सीखा था वाटर कलर पेंटिंग फ्रॉम ब्रिटिश पेंटर थियोडर जेनसन से। फिर इन्होंने मास्टरी कर ली थी ऑयल पेंटिंग के अंदर, अ टेक्निक दैट वाज न्यू टू इंडियन आर्टिस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो ऑयल पेंटिंग थी ना, उस टाइम पे ऐसी टेक्निक थी जो इंडियन आर्ट में आई ही नहीं थी उस टाइम में। तो वो उसके अंदर उन्होंने मास्टरी कर ली थी ऑयल पेंटिंग के अंदर। अचीवमेंट देखो दोस्तों, तो ये इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है, ठीक है। फर्स्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द वियना एग्जीबिशन इन 1873, ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन। इनको रिसीव मिलता है टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ट्रावणकोर रॉयल फैमिली फॉर द आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। His printing press made religious imagery widely affordable and accessible and influencing the Indian calendar art, ठीक है। तो इंडियन कैलेंडर आर्ट के अंदर भी इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो द राजा रवि वर्मा हेरिटेज फाउंडेशन ना, वो भी प्रिजर्व करता है इनके कल्चर को, ठीक है, इनके आर्ट को, और प्रमोट करता है इनके आर्ट को, ठीक है दोस्तों। बस ज़्यादा यहाँ नहीं रखना, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है चीज़ें, और इतना ही याद रखो इनके बारे में। अब देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, जिनका जन्म 1871 में होता है और मृत्यु उनकी 1951 में होती है। इनको फाउंडर बोला जाता है किसका, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का, ठीक है। ये पायनियर है दी मॉडर्न इंडियन आर्ट के अंदर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, एक इंडियन पेंटर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले करा है इन द रिवाइवल ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को क्या करा है, रिवाइव करा है, ठीक है। ही रिजेक्टेड वेस्टर्न आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो जो वेस्टर्न आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस हैं उसको ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंडियन आर्ट पे ये फोकस करते हैं, एंड एम्फसाइज इंडियन थीम्स, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। अब इनका अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड देखो दोस्तों, तो इनका कोलकाता में जन्म होता है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, और ये टैगोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रिलेशन देखो तो रविंद्रनाथ टैगोर से इनका रिलेशन है क्या, कि भैया ही वाज द रविंद्रनाथ टैगोर नेफ्यू, ठीक है। तो भतीजे थे किसके, ये रविंद्रनाथ टैगोर के। एजुकेशन इनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन कलकत्ता के अंदर। इनको जो ट्रेनिंग मिलती है, ये वेस्टर्न अकेडमी आर्ट को ये लर्न करते हैं अंडर द यूरोपियन आर्टिस्ट, बट लेटर रिजेक्टेड एंड देयर स्टाइल इन फेवर ऑफ द इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, ठीक है। सीखते तो हैं ये यूरोपियन आर्टिस्ट को, बाद में इसे रिजेक्ट कर देते हैं और ये दोबारा इंडियन आर्ट की तरफ ही अपना रुख मोड़ लेते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश आर्टिस्ट डोमिनेशन, इन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को, ठीक है भैया। इसको काउंटर करने के लिए, ब्रिटिश आर्टिस्ट डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इन्होंने स्थापना करी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की, ठीक है, 20th सेंचुरी में। दिस मूवमेंट रिवाइव द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल पेंटिंग्स एंड द स्पेशली मुगल, राजपूत एंड अजंता केव पेंटिंग्स, ठीक है। स्पेशली उन्होंने मुगल पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स और अजंता केव पेंटिंग्स के ऊपर उन्होंने फोकस करा। इन्होंने चैलेंज किया ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को इन इंडियन आर्ट में, और इन्होंने प्रमोट किया स्वदेशी आर्ट को। अभी बताता हूँ कैसे। इन्होंने भारत माता की पेंटिंग के बारे में, भारत माता की पेंटिंग इन्होंने मतलब पेंट किया था, मतलब आर्ट किया था, ठीक है। भारत माता की पेंटिंग इन्होंने मतलब ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो वो प्रमोट करता है स्वदेशी आर्ट को, इंडियन आर्टिस्टिक फ्री फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न कंट्रोल को। तो इनकी फेमस पेंटिंग यही है, भारत माता भी बता रहा था मैं आपको 1905 में। वन ऑफ द फेमस जो वर्क इनका वो है भारत माता की पेंटिंग, ठीक है। डिपिक्ट करता है इंडिया एज अ गॉडेस, भारत माता, ठीक है। भारत माता का मतलब जो हमारी जो धरती है वो हमारे लिए माँ है, माँ के समान है, ठीक है, भगवान के समान है। तो
एक बुक नॉलेज दिखाता है ये। अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ दिखाता है सिंप्लिसिटी। अ सीफ ऑफ राइस फूड। गार्लैंड डिवोशन सिंबल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बन जाता है बाद में भारत माता की पेंटिंग। ठीक है। अच्छा, इन्होंने पासिंग ऑफ द शाहजहां भी दिखाया है। ठीक है, उसके अंदर भी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। यह हिस्टोरिकल पेंटिंग है जो शोइंग कर रहा है मुगल एम्परर शाहजहां को ऑन हिज डेथ बेड लुकिंग एट द ताजमहल, कि ताजमहल की तरफ देख रहे हैं अपने बेड पर लेटे लेटे। ठीक है, इनकी मृत्यु आ चुकी है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर, इसके अंदर दिखाना चाह रहे हैं सोरो को, मतलब दुख को दिखाना चाह रहे हैं, नॉस्टैल्जिया को दिखाना चाहते हैं, लॉस्ट ऑफ द गोल्डन एरा को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया शाहजहां भी एक टाइम पे एम्परर था, लेकिन सबकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो इसमें दिखाना चाहते हैं लॉस्ट ऑफ द गोल्डन एरा। दोस्तों, इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखोगे तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, ऐसे भी लिखा है, नॉवेल्स भी लिखा है। फेमस बुक्स देखोगे दोस्तों तो राज कहानी और खैरर पुतुल और बोरो अंगला। ठीक है, तो राज कहानी थी जिसके अंदर इंडियन किंग्स के बारे में स्टोरी है, खैरर पुतुल में चिल्ड्रन स्टोरी के बारे में, और बोरो अंगला के अंदर फैंटेसी नॉवल के बारे में। और देखो दोस्तों, रोड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनका हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, डबल डबल हो जाएगा बस। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हमारा जो है ना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स थे, ठीक है, और जितने भी हमारे रिफॉर्म्स मूवमेंट थे, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को लेकर चले थे और इंडिविजुअल पर्सनालिटी ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है, इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए सब हम डिस्कस कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। आप यहीं वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और देखो दोस्तों, ये पीडीएफ ना, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।